जी अस्सलाम वालेकुम। KF2 लेक्चर 109। अच्छा, ये तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे का होगा, तो डिफरेंट पार्ट्स में अपलोड होगा। तो 3 न्यूमेरिकल इसमें हम करेंगे। तो आप हजरात जो है वो थोड़ी सी कुछ थ्योरी की 1-2 चीज़ें भी हैं, तो आखिरी पार्ट जब मैं अपलोड कराऊंगा तो बता दूंगा ये पार्ट आखिरी है। कई दफ़ा यूट्यूब पे ना कोई एक पार्ट पहले अपलोड हो जाता है, एक बाद में, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। माशाल्लाह बाकी आप समझदार तो हैं ही। आपसे नहीं बात कर रहा मैं, ऑनलाइन। ओके। अच्छा, पेज नंबर 475 असेसमेंट वाला ज़रा निकालें। सेक्शन रहता है 11B, पेज 474। इस तरह का सेक्शन आप निकालें। वो पेन ला दो, ये इसकी पिन चार्जिंग दो। अभी अभी रहने दो इनको सफ़ों को। अच्छा जी, तो सेक्शन 11B इस तरह का देखें। सेक्शन 124 पढ़ा था हमने। ये पेज 474 पे सेक्शन 124 में हमने पढ़ा था कि असेसमेंट्स गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर, यानी असेसमेंट्स गिविंग इफेक्ट टू अ कोर्ट ऑर्डर, यानी कोर्ट का फैसला आने के बाद भी कमिश्नर असेसमेंट कर सकता है। तो कोर्ट का फैसला आने के बाद जो कमिश्नर असेसमेंट कर सकता है, इसमें हमने वहाँ पर 3 केसेस पढ़े थे। एक 2 महीने वाला, एक 1 साल वाला, एक 2 साल वाला। कितनों को याद है? 2 महीने, 1 साल और 2 साल। तो इधर भी वही वाला है सब कुछ, बस इसमें क्या लिखा हुआ है? वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड आफ्टर एनी ऑर्डर। ऑर्डर से मुराद लिखें कोर्ट ऑर्डर। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड आफ्टर कोर्ट ऑर्डर मेड, वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड टू गिव इफेक्ट टू या आफ्टर एनी कोर्ट ऑर्डर। ऑर्डर कौन सा वाला? कोर्ट ऑर्डर मेड बाय कमिश्नर अपील, मेड बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल, मेड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। देन कमिश्नर shall issue the appeal effect order। अपील इफेक्ट ऑर्डर की जगह मैंने कहा था इसका नाम असेसमेंट ऑर्डर ही कर लें। द कमिश्नर shall issue assessment order within 1 year after the end of the financial year in which court order is served। उधर 2 years था जनरल रूल में, इधर 2 years की बजाय कितने years है? 1 year। और आगे भी वही है। where because of order of appellate tribunal, order of high court, order of supreme court, an assessment order is to be is remanded। रिमांडेड के साथ लिख लें रिमांडेड बैक। रिमांडेड बैक होता है नए सिरे से काम करो। और इसको वहां नाम लिखा था सेट असाइड, इसका नाम वहां सेट असाइड था। तो एन असेसमेंट ऑर्डर इज रिमांडेड बैक एंड द कमिश्नर ऑफ कमिश्नर अपील और ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू इज डायरेक्टेड टू पास अ न्यू ऑर्डर। दे शैल पास द न्यू असेसमेंट ऑर्डर विद इन 1 year। उधर भी इसकी लिमिट 1 year ही थी, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अपीलेट ऑर्डर इज सर्व्ड। ये अगली लाइन काट दें, ये वाली। अच्छा मोहतरम, ये सेक्शन था असेसमेंट्स गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर। अब अगर ये इनकम टैक्स की रोशनी में आएगा तो वो सेक्शन 124, और अगर ये सेल्स टैक्स की रोशनी में आएगा तो ये वाला सेक्शन। चलो गुड हो गया। अच्छा, अब आप हजरात चैप्टर 23 पे आ जाएं। चैप्टर 23 पे आकर एंड पे एक न्यूमेरिकल है जो हमारा रहता है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारी रहती होंगी आज के लेक्चर में, कुछ चीज़ें होंगी जो रिवाइज होंगी। तो इसलिए खुद ही डिसाइड नहीं करना मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं तो यूं। पेज 479, पेज 479 पर आ जाए। रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट ऑन सेल्स टू अनरजिस्टर्ड। हमने ये पढ़ा था कि अगर आप सेल करें अनरजिस्टर्ड बंदे को तो आपने 1 महीने में 10 मिलियन से ऊपर की चीज़ें नहीं बेचनी। तो अगर आप सेल करें अनरजिस्टर्ड बंदे को तो आपने 1 महीने में 10 मिलियन से ऊपर की चीज़ें नहीं बेचनी। ओके, 5-7 मिनट लगाएं इस न्यूमेरिकल को। स्टार एंटरप्राइज हैज सबमिटेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ जून। अब आपको नोट करने की जरूरत नहीं, बस ये सांस है, अगले न्यूमेरिकल से चला नोट कीजिएगा जो फुल फ्लैश शुरू होते हैं। टोटल सेल रजिस्टर्ड पर्सन को कितनी है जी?
50,000। ये कौन सी वर्किंग बनेगी? 3 बनेगी ना, सेल वाली, टैक्सेबल सेल वाली। बस 1-2 मिनट अटेंटिव रहें, बात छोटी सी है। सेल कितनी है जी रजिस्टर्ड को? 50,000। अनरजिस्टर्ड को? सेल रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड जी, सेल कितनी है? 30,000। लेकिन इसमें एक चीज इंक्लूड है, इसलिए मैं इसको अंदर वाले कॉलम में लिख रहा हूं। 30,000 एक्सपोर्ट सेल, एग्जेम्प्ट सेल 13,000 और 1,000। वर्किंग नंबर 2 एक्सपोर्ट सेल और एग्जेम्प्ट सेल। टैक्सेबल इधर आ गई, 0 इधर आ गई और एग्जेम्प्ट इधर आ गई जी। एक्सपोर्ट सेल कितनी है और एग्जेम्प्ट? 1,000। परचेज रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड तो 28,000 रुपये लगा देंगे, 14,500 रुपये इग्नोर कर देंगे। 28,000 रुपये लगाएं 17%। इनपुट 28,000 रुपये कितना जी? क्या जवाब आया? 4760। अच्छा जी, नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, यार उसे फोन करो, मार्कर लाए कोई और। अब हमने अगला काम क्या करना है जी? एडजस्टमेंट देखें। टोटल सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड 12 मिलियन सेल टू अ सिंगल पार्टी विच इज अनरजिस्टर्ड। तो एक अनरजिस्टर्ड बंदे को आपने 12 मिलियन की सेल कर दिया है। अब इस सेल का इनपुट हमने क्या करना है? डेड करना है। उसका तरीका क्या होगा? उसका ये तरीका होगा कि 30,000 में से माइनस कर दें 12,000, तो कितना बच गया बाकी? 18,000। अब मैंने कहा था 2 अनरजिस्टर्ड बुरे और 2 अनरजिस्टर्ड बहुत बुरे। अच्छा पहले तो सुन लें, ऐसा काम करना कब है? ऐसा काम सिर्फ 2 सूरतों में करना है। जब आप अनरजिस्टर्ड बंदे को चीजें बेचें और उससे एनआईसी वगैरह ना लें। ऐसा काम एक तो तब करना है, उसमें चाहे आप उसे कम चीजें बेचें तब भी। तो उसमें शायद अगर आप सोचें तो 10 मिलियन से कम की भी चीजें बेचें और एनआईसी ना लें, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने ये काम करना है। मुझे एक सवाल में करवाया था, क्वेश्चन नंबर 26-27 करवाया था। और अगर आप अनरजिस्टर्ड बंदे को चीजें बेचें और बेचकर उससे एनआईसी ले भी लें तो भी आपने ये काम करना है, अगर महीने की सेल 10 मिलियन से, और अगर महीने की सेल 10 मिलियन से कम है तो फिर तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा जी, ये वाली सेल बताएं जी कितनी आई रिक्लासिफाई करके? 12,000। डन। अब इस 18 और 12 का सब टोटल करना है तो करके रख लें, वो शायद आपको हेल्प आउट कर जाए। 30,000 और ग्रैंड टोटल 80,000। अच्छा जी, अब जब न्यूमेरिकल के फेस पे आपने फिगर्स को लाना है, तो फेस पे जब आपने लाना है वर्किंग 2 में, तो वर्किंग 2 में आपने क्या करना है? वर्किंग 2 में आपने टैक्सेबल सेल का लफ्ज लिख के, इसमें तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों आ जाएंगी, ठीक है, ये वाली भी आ जाएगी, ये वाली भी आ जाएगी यहां पर। लेकिन इस 12,000 को आपने अलग से लिखना है, इस 12,000 को अलग से लिखना है। 13,000, 10,000 टैक्सेबल सेल अनरजिस्टर्ड, जिसमें ग्रेटर है, ग्रेटर देन 10 मिलियन, जो 10 मिलियन से भी ज्यादा है, इनको आपने अलग रखना है। बस ये था कॉन्सेप्ट। तो कितना आ गया? अब ये फिगर कैसे उठानी है? 80 उठानी है, 80 उठानी है। 80 उठा के दोनों के सामने लिखनी है, बट कैसे लिखनी है वो आपकी मर्जी है। पेपर में 12 बस यहां लिख दें। बाकी मैंने क्लास में आपको ये कहा था कि मुझे नहीं पता सोल्यूशन में कैसे हुआ, मैंने आपको क्लास में ये कहा था कि 80 पकड़े आप, 80, और 80 में से माइनस क्या कर दें?
12, या फिर काफ़ी सारी फिगर्स आपको पता है इधर पड़ी होती हैं, उनको जमा करना पड़ेगा, वो ऐसी टाइम वेस्टेज होगी। 80 पकड़ लें, 80 में से 12 माइनस कर दें, 68,000। तो बस हमने एक अजीब सी कैटेगरी निकाल ली है, टैक्सेबल सेल में बहुत बुरी सेल। इसका सलूक ये करना होता है कि इसका इनपुट आपने डेड कर देना होता है। तो अब आगे टाइम वेस्टेज है, करना है कर लें। ये कितनी सेल निकल आएगी? अपोर्शनमेंट की वर्किंग है जी, 103,000, और अब एग्जाम 1000 है। अब बताओ इनपुट कितने? 4760। तो इसका कितना आ गया? 3443। यार इसका पेपर में बेशक ना निकाला करें, ना निकाला करें पेपर में, ये दोनों डेड हो जाने हैं। एग्जाम सेल का भी डेड हो जाना है, इसका भी डेड हो जाना है। 658। अब करना क्या है, बस 658 को पकड़ना है आपने, रिफंड मांग लेना है, और फिर रेड मार्कर पकड़ के आपने यार, लेकिन इसमें ना कुछ इस तरह का कर लीजिएगा। एक क्लास में मैंने नहीं किया था, दूसरी क्लास में मैंने ऐसे किया था। इसमें कुछ इस तरह का कर लीजिएगा, क्योंकि इस सेल पे दोनों पे 17 तो लगाना ही लगाना है। ये नहीं कि इस सेल को भी फारग कर देना है, इस सेल पे तो 17 लगाना ही लगाना है। और उसके बाद इसको टिक कर लीजिएगा 30,000 को। इस पे कितने % लगाना है? 3%। बाकी सब वही है, 3% तो इस पे लगाना है। देखो जहां तक बात है ना, बहुत बुरे को सेल कर रहे हैं तो उस पे 17 भी लगाना है और उस पे 3 भी लगाना है और उसका इनपुट भी डेड करना है। तो कई एतबार से सजाएं देनी है उसको। तो बस इट्स ओवर। अब फेस पे क्या होगा? आउटपुट वही 68 जमा 12 कितना? 80,000 पे कितने % लगा दिया? 17%। और एंड पे 3% किस पे लगाना है? 30,000 फर्दर। ये था जी बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो हजरात लेट आए हैं आप ऑनलाइन ले लीजिएगा। ये क्लियर? तस्वीर खींच लें जी, मैं चेक करता हूँ। कोई भी नहीं चल रहा, ये वाला शायद चल जाए। हाँ चल पड़े, ठीक है, गुड। क्या क्या करना है? अच्छा ये सफ़े बांटो। उधर ही रखो अभी। चलो पॉज करो। अच्छा जी सवाल निकाल लें। अच्छा जी एक न्यूमेरिकल है, अब हम करेंगे पेज नंबर 2। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट टुडे इज 31 अगस्त 2022। यार ये न्यूमेरिकल्स में एक लाइन आया करेगी, फॉर द पर्पज ऑफ दिस न्यूमेरिकल यू मे एज्यूम टुडे इज 31 अगस्त 2022। इसका क्या मतलब हुआ करेगा? इसका मतलब ये हुआ करेगा कि 30/22 का साल खत्म हुआ है ना अभी, तो 30/22 का साल खत्म हुआ है तो फिर उसका न्यूमेरिकल हमसे सॉल्व करवाएगा। तो अगर उसका न्यूमेरिकल हमसे सॉल्व करवाएगा तो फिर हमें खड़ा कहाँ करवाएगा? ये देखें ना 30/22 है, तो एज्यूम टुडेज 31 अगस्त, तो यानी हम 2 महीने बाद खड़े हैं, जुलाई अगस्त, तो 2 महीने बाद खड़े हैं। बल्कि इसकी रिटर्न तो सितंबर में जमा करानी होती है, काफ़ी टाइम है अभी। तो कहते हैं यहाँ खड़े होकर इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो। तो ठीक है, आप कोई नहीं, आप लेट जाइएगा। एज्यूम टुडे इज 31 अगस्त एंड आई एम लाइंग ऑन बेड। चलें आगे। बासित सीनियर मैनेजर एट मास्टर लिमिटेड रिजाइन ऑन 31 जनवरी। तो अब 31/22 की डेट को नहीं देखना, इसको फारग करें। हमारा ईयर एंड बस क्या होगा? 30 जून 2022।
22, इस लाइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। तो हमारा ईयर एंड 30 जून 2022। ये नोट्स किताब में नहीं है। अच्छा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3.5 ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, कोई मसला नहीं। उस क्लास में नोट्स हैं भाई आपके पास? ड्यूरिंग द ईयर 2022 उस क्लास में नोट्स हैं हाइब्रिड वाले भाई? हैं? ओके, हैं या नहीं है? ओके गुड। ड्यूरिंग ईयर 2022, इस साल ही रिसीव्ड, उसने रिसीव किया है। ये थोड़ा इधर इधर होके बैठ जाओ ना आप लोग, आप सारे आगे आओ, इधर जगह बना दो, सारे आगे आओ। तो ड्यूरिंग द ईयर 2022, इस साल, सफे एंड पे पढ़े हुए हैं, देखो ड्यूरिंग, सफे एंड से लेते आओ। ड्यूरिंग द ईयर 2022 रिसीव द फॉलोइंग एनरोलमेंट्स फ्रॉम एमएल। सैलरी ऑफ 60,000, 6,10,000 पर मंथ। तो सैलरी को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। बना दो यार, जगह बना दो यार जल्दी। बेसिक सैलरी 6,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 जी, 4270 रुपीज इन थाउजेंड में कर लेते हैं। ऊपर बंदे का नाम शाम, रुपीज इन थाउजेंड, ये सारा पेपर में लिखिएगा जरूर। 7 महीने से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने? क्योंकि 31 जनवरी को और वो रिजाइन कर गया ना। चलें जी, अब पहली एडजस्टमेंट पढ़ें, सारे टेंटिव हो जाए। पहली काम की एडजस्टमेंट आ गई। एन अलाउंस इक्वल टू 5% ऑफ सैलरी। सैलरी का 5% अलाउंस उसको मिल रहा है सोलली एक्सपेंडेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, जो कि उसके दफ्तर की ड्यूटीज के लिए है। बताइए इसका क्या करना है? ये टैक्सेबल है। एक्सेलेंट, ये टैक्सेबल है। रीजन इसकी सुन लें क्यों। ये इसलिए टैक्सेबल है, ये इसलिए टैक्सेबल है कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये झूठ होता है कि सैलरी का 5% उसे हर महीने दे रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि ये दफ्तर के काम के लिए है। असल में ये दफ्तर के काम के लिए कोई नहीं होता, तुम इसकी एम्प्लॉय की ज़ात को बेनिफिट दे रहे हो। पॉसिबल ही नहीं है कि तुम उसे सैलरी का 5% हर महीने दो और वो दफ्तर के काम में खर्च कर दे। कभी ऊपर खर्च करेगा, कभी नीचे, कभी घर ले जाया करेगा। तो इसलिए इस प्रैक्टिस को डिस्करेज किया गया कि सैलरी का 5% दिया जाए। बल्कि हमने कहा था आप ऐसे दो एम्प्लॉय को अलाउंस कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे मोहतरम मैं आपको जो है वो, आप यूरोप जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए, तो ये लो 2 लाख रुपया, उसे माफ कर दीजिएगा पेपर में, उसे माफ कर दीजिएगा। लेकिन जो सैलरी का पार्ट बन के हर महीने मिलता है उसको हमने क्या कहा था? टैक्सेबल करना है। तो इसलिए इसको आप टैक्सेबल करें जी। अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, सैलरी कितनी है? 4270 इंटू जी 214। ओके, पढ़ें जी, अगली एडजस्टमेंट जरा पढ़ें। छोड़ें, अब जो पिछली एडजस्टमेंट हो गई वो यूट्यूब पे अटेंड कर लीजिएगा। भाई इधर आ जाओ, जरा नोट्स ले जाओ अपने लिए। अच्छा चलो पढ़ो। हाँ जी, क्या करना जी बताएं। एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी हुई है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी हुई है एम्प्लॉय को। हाँ, 1 जुलाई 2021 साल के पहले दिन ही लीज्ड अ कार, ही लीज्ड अ कार, ये एम्प्लॉयर ने लेके दी हुई है। ही लीज्ड अ कार, ये लीजिंग कंपनी है, ये लीजिंग कंपनी है। एम्प्लॉय का नाम मैं देख लेता हूँ, बासित, बासित एम्प्लॉय है, ये इसका एम्प्लॉयर है। साल के पहले दिन वो गाड़ी लेने गया लीज के ऊपर बैंक के पास। तो बैंक से इसने कहा यार मुझे गाड़ी लीज पे चाहिए। बैंक ने कहा यार बहुत महंगी गाड़ी है, 48 लाख तो इसकी बाजार में कीमत है, तो आपको हम लीज पे दे देते हैं, उसका किराया आप दे सकेंगे इतना? इसने कहा कोई मसला ही नहीं। तो बैंक ने इसको गाड़ी दे दी। इसने बैंक को 1,20,000 पर मंथ देना है या पर एनम?
पर मंथ, तो ये 1,20,000 पर मंथ देगा और बैंक ने इसको जो है वो गाड़ी दे दी। ये कहानी खत्म हो गई, बासित ने घर में गाड़ी लाके खड़ी कर दी। नेक्स्ट, ही पेज लीज रेंटल फ्रॉम हिज ओन सोर्सेस। लीज रेंटल वो अपने सोर्सेस से पे कर रहे हैं। ये ना वो मैंने कल टाइपिंग करवाई है सवालों की, तो वो थोड़ा सा मसले मसाइल रह गए। तो ही पेज लीज रेंटल फ्रॉम हिज ओन सोर्सेस, ऑनलाइन में सही अपलोड होंगे, एंड हैज यूज दिस व्हीकल बोथ फॉर ऑफिशियल एंड, और इस गाड़ी पर कभी कभी दफ्तर भी चला जाता है और कभी कभी इस गाड़ी पर सैर करने भी चला जाता है, बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। अच्छा, इस सारे अरेंजमेंट में मुझे बता दें कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितना फायदा दिया है। उसने ये तो नहीं कहा कि तो चलो तुम दफ्तर भी आते हो, इसकी रनिंग मेंटेनेंस मेरे से ले लो, या इससे कोई फायदे ले लो, मेरे से पैसे ले लो। तो भाई एम्प्लॉयर बीच में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट देगा तो वो सैलरी में ऐड होगा ना। ये तो बेनिफिट दे ही नहीं रहा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट देता तो वो तो शायद बात समझ आती कि सैलरी में ऐड होना है। अब तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट दे ही नहीं रहा, तो ये तो इसकी अपनी गाड़ी है, अपनी लीज है, बस छोड़ने पर इसका क्या करना है। कार एक्वायर्ड बाय बासित हिमसेल्फ ऑन लीज। चलें, मेहरबानी होगी नोट कर लें, कुछ नहीं होता, कभी कभी कर लिया करें, ऐसे ज़रा अच्छा हो जाता है। जी उस क्लास में नोट्स हैं सबके पास, एंड पे पड़े हुए हैं शायद। ओके, आ जाओ भाई इधर। ऑन 15 फरवरी 2022, रिजाइन होने के थोड़े दिनों बाद, ही रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट्स फ्रॉम एमएल। उसे एमएल से ये अमाउंट्स मिली हैं, एमएल मास्टर लिमिटेड, एज फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट के तौर पर। यार कैमरा उधर कर लो, या ये नोट कर लें, या मैं इधर पढ़ा लूँ। कैमरा उधर करो, करने दो इनको नोट। चलो ले आओ अब इधर। ओके, तो उसे फाइनल सेटलमेंट के तौर पे ये अमाउंट्स मिली हैं 3,20,000 ऑन अकाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट। भाई लीव इनकैशमेंट टैक्सेबल होती है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सिर्फ, तो ये लीव इनकैशमेंट तो टैक्सेबल है, नॉर्मल आपकी इनकम है, खुशी मिल रही है एम्प्लॉयर से। मैं देख लेता हूँ, ठीक है, नो नो प्रॉब्लम, अब रिलैक्स करें। 3,20,000 नोट सामने रखेंगे तो चीजें समझ आएंगी। ओके, किधर चला गया वो, सरगोदा चला गया शायद, अभी लेक्चर सुन रहा हूँ मेरा। ओके ठीक है, और आगे आ जाएं। 22 लाख अंडर गोल्डन हैंडशेक स्कीम, प्रीवियस 3 ईयर एवरेज टैक्स रेट इज 4%। अच्छा, ये गोल्डन हैंडशेक में ना 2 ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन होती है गोल्डन हैंडशेक को आप जो है वो नॉर्मल सैलरी का पार्ट बनाएं, और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि गोल्डन हैंडशेक को जो है वो आप पिछले 3 सालों का एवरेज रेट लगाएं। तो इसको दोनों तरीके से करना बड़े न्यूमेरिकल में ज़रा मुश्किल हो जाएगा, अनलेस के 2-3 लाइनों का डाटा होता, बस बेसिक सैलरी दी होती, हाउस रेंट अलाउंस दिया होता, गोल्डन हैंडशेक दिया होता, तो फिर तो हम शायद दोनों तरीके से ट्राई कर लेते करके, उसमें तो इतना टाइम इजाज़त दे देगा हमें। लेकिन अब इस पूरे न्यूमेरिकल में उसको अलग से करना तो शायद पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए फिर ऐसा करें कि इसको ना अभी हम एज्यूम कर लेंगे ये सेपरेट ब्लॉक, एज्यूम कर लेंगे हम ये सेपरेट ब्लॉक है। लेकिन इन एनी केस चाहे सेपरेट ब्लॉक भी है, इसको ऐड जरूर करें, एंड पे यहाँ लेस कर देंगे, और लेस करके कितने % रेट लगा देंगे, 4% पिछले 3 सालों में। सोने का हाथ, आज के लोग अपना हाथ नहीं मिलाते हैं, तो सोने का हाथ मिलाना है, गोल्डन हैंडशेक
जी मैं देख लेता हूँ। अच्छा आपने बता दी, बहुत अच्छा हुआ। इसको सेपरेट ब्लॉक लेंगे हम। कौन सा शेक है ये? गोल्डन हैंडशेक। बनाना शेक, मिल्क शेक। गोल्डन हैंडशेक दे दे मुझे, कभी मिल्क शॉप की शॉप पे जाइए, गोल्डन हैंडशेक दे दे मुझे। मैं कर लेता हूँ टोटल, आप पकड़ लो कैलकुलेटर। चलो भाई बड़े टाइम पे आ गए यार, आप अच्छा किया आपने माशाल्लाह, बच्चे सुबह सुबह उठ के आ गए थे। लेक्चर 108 ऑनलाइन कितने लोगों ने लिया था? 108 वाला। अच्छा तो उसमें अनाउंस किया था ना इस क्लास का टाइम? नहीं किया था? दिन बताया था, टाइम नहीं किया था? टाइम भी किया था। अच्छा जी बताएं जी, टोटल करें। 700 चलें जी आगे। अदर इन्फॉर्मेशन, ये तो अदर इन्फॉर्मेशन है, छोड़ें। ऑन 31 जनवरी 2022, नोट्स ले आए इनसे। ऑन 31 जनवरी 2022 ही रिसीव्ड गोल्ड वर्थ रुपीज 2 लाख एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज ओल्ड ब्रो, नो ओल्ड फ्रेंड। ओल्ड फ्रेंड से इसको जो है वो गिफ्ट मिला है। जरा ओल्ड फ्रेंड के रूल देखते हैं, न्यू फ्रेंड के रूल पता नहीं शायद अलग हो लॉ में। ओल्ड फ्रेंड के कैपिटल गेन का चैप्टर है। नहीं नहीं अदर सोर्स का चैप्टर है ना, अदर सोर्स का। ये जो गिफ्ट गुफ्ट थे ना, मोबाइल, घड़ी, कुर्सी, जहाज, गिफ्ट मिलना, गिफ्ट इन काइंड, रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव नॉट टैक्सेबल अंडर एनी हेड एंड रिसीव्ड नॉट फ्रॉम रिलेटिव, तो इनकम फ्रॉम। अच्छा इसमें ऐसा तो नहीं है ओल्ड फ्रेंड न्यू फ्रेंड अलग अलग रूल कोई? तो इसको टैक्सेबल करना है किस साइड में जी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ₹2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कभी गोल्डन हैंडशेक हो रहे हैं, कभी गोल्ड मिल रहे हैं, तेरी सही किस्मत जा। कितना जी? 2 लाख। एम्बुलेंस आ गई है। अच्छा 2 लाख गोल्ड रिसीव्ड फ्रॉम बडी, वो जो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था, बाहर से हमारे लिए सोना ले आया। इससे भी दोस्त होते हैं। ये किताबी बातें हैं। अच्छा अच्छा आई कैप के सवालों में आती हैं सिर्फ, उधर ही रखो। पॉइंट नंबर 2 ले आओ इधर अब। अच्छा ये ना लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल था सैलरी का, लेकिन उसमें से मैंने सिर्फ वो एडजस्टमेंट्स निकाली हैं जो मेरे ख्याल था कि हो जानी चाहिए, बाकी तो किसी भी एडजस्टमेंट्स थी। फिर लेटेस्ट अटेम्प्ट में एक और सवाल आया ये वाला, उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक सवाल आई कैप में आया था, ये 2 लाइनें मैंने और डाली हैं, तो ये भी लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल ही है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2022 बासित स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। हिज सेल्स स्टूड एट 20 मिलियन, तो प्रॉफिट तो अवेलेबल नहीं है, तो सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करेंगे, तो जो खर्चे अलाउड हुए वो माइनस करवा दीजिएगा, बाकियों को इग्नोर करवा दीजिएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस, सेल जी देख 20,000 कर लेते हैं क्योंकि रुपीज इन 1000 है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस को क्या करें? मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं जनरल एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस बिजनेस के, कोई ऐसा बुरा खर्चा तो नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस ब्रैकेट में इंक्लूडिंग फाइन टू पेनल्टी, तो फिर ये टोटल पकड़ते, टोटल में से नॉट अलाउड माइनस करते, अलाउड आ जाता। अगर 0.7 में 0.2 पेनल्टी पड़ी होती टू गवर्नमेंट, तो 0.7 माइनस 0.2 टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। फिलहाल ये सारा अलाउड होगा। ये होता है ना 0.7 मिलियन, तो मिलियन का मतलब होता है 6 सिफर, मिलियन का मतलब क्या होता है, लेकिन ये मोंगी मारने के 7 के आगे 6 सिफर, क्योंकि ये पॉइंट है तो 1 सिफर फिर वो खाया जाएगा। तो अब ये
0.7 मिलियन बनेगा इस तरह कुछ, ठीक है। तो अगर कोई ज़्यादा ही कभी मसला हो रहा ना पेपर में, 0.7 मिलियन समझ ना आ रहा हो, तो कैलकुलेटर पे 0.7 लिखें और मल्टीप्लाई कर दें आप 6 सिफर लगा के एक के आगे, ज़रा ट्राई करें। कभी कोई ज़्यादा ही मसला और 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिलियन 7 लाख आ रहा है, क्योंकि कल कलाम को ना 0.032 मिलियन आना है, तो फिर उधर फूक निकल जानी है। तो फिर आपने 0.032 को ज़रब देना है 1 मिलियन से। बताएं क्या आ रहा है? 32,000। 32,000 आ रहा है। चलो बहुत कुछ सीखा आज हमने, वरना सीए फाइनल में भी यही मसला चल रहा। अच्छा जी, सेल लेस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 700। इनका 2 मिलियन ऑन फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ अ प्रोजेक्ट। जी एज्यूम करेंगे पाकिस्तान में है, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, ये रिसर्च नहीं है। फिजिबिलिटी स्टडी ढूंढे कहाँ गिर रही है। जी वेल डन, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये देखें ना, मिसाल मैं देता हूं आपको, अगर पेपर में लफ्ज आ जाए मिसाल के तौर पे ब्रिज है, रेलवे लाइन है, या बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, वो डेप्रिशिएबल एसेट में जाएगी। पेपर में आ जाए कि सॉफ्टवेयर है, मोशन पिक्चर फिल्म है, सीक्रेट फार्मूला है, प्रोसेस है, कॉपीराइट है, तो इस पर इंटेंजिबल्स के रूल लगेंगे। और अगर पेपर के अंदर लफ्ज आ जाए फिजिबिलिटी स्टडी, तो मोहतरम पेज 148 पे फिजिबिलिटी स्टडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप और ट्रायल प्रोडक्शन खर्चा नहीं होता, फौरन माइनस करने वाला। इट शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years एट 10%। और जहां पे लिखा ना हो तो इसको टाइम 20%, तो जहां पे लिखा ना हो इसको टाइम बेस पे पोर्शन नहीं करना होता, तो बस पूरा 20% जो है वो लगा देते हैं इस पर। टाइम बेस पे पोर्शन नहीं करना कि बिजनेस किस दिन शुरू हुआ, 4 महीने फायदा हुआ, 5 महीने, 7/12, इस तरह नहीं करना इस पर कभी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप बस माइनस करने की इजाज़त है। या फिजिबिलिटी स्टडी, इसका नाम होता है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। और अगर पूरा माइनस हुआ होता और न्यूमेरिकल प्रॉफिट से चल रहा होता तो फिर पूरे को ऐड करके उसका 20% लेस करते हैं। जी कॉस्ट कितनी है? 2,000 जरा 20%, 400। वेबसाइट जो है वहाँ पे नोट्स अपलोडेड है, तो वहाँ से देख लें। जो फिजिकल वाले हजरात हैं, किधर थे जी हम? ये वेबसाइट का यूज़र नेम पासवर्ड, ओके। पेज नंबर नहीं, मैंने इसलिए जल्दी नहीं छुपाया, ज़्यादा लोग ना देख लें। अच्छा बोलें, हो गया जी। इनका 2 मिलियन ऑन फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट। बोंगी मार दी थी ना किसी ने, एक दो ने बोंगी मारी थी, भी बैठे हुए इधर। ऑब्टेन्ड अ 3% लोन। 3% लोन का क्या मतलब होता है? 3% इंटरेस्ट रेट है। ऑब्टेन्ड अ 3% लोन ऑफ AED 0.4 मिलियन फ्रॉम अ UAE बैंक ऑन 1 जनवरी 2022, ठीक है, फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए। द इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली। इंटरेस्ट सालाना पे होगा, पे सालाना होगा, साल बाद पे होगा, यानी अब 31 दिसंबर 22 पे होगा। एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेबल एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, और प्रिंसिपल अमाउंट 3 साल बाद पे होगी। तो फॉरेन करेंसी लोन से आपने प्लांट एंड मशीनरी आगे इंस्टॉल किया, लिखा हुआ है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो इंस्टॉल दी प्लांट एंड मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन ऑन 14 मार्च 2022। अब फॉरेन करेंसी लोन से अगर आप प्लांट एंड मशीनरी लेकर इंस्टॉल करें, तो ऐसी सूरत में हमने एक रूल पढ़ा था इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में, जो यहां नहीं लगना,
सेक्शन 76 में, सेक्शन 76 में हमने ये रूल पढ़ा था पेज 154 पे, पेज 153 पे। इफ एन एसेट इज परचेज्ड विद अ लोन फ्रॉम फॉरेन करेंसी, then an increase or decrease in currency in the liability due to currency fluctuation will be added or deducted in the cost of asset। उसमें रूल ये पड़ा था कि हमने लोन लिया था, $1 को क्या लिफ्ट करानी, बुरे वाला, हमने लोन लिया था, कौन सी लाइन है, दूसरी, टोका लोन ऑफ $700, लोन लिया था $700, वापस किधर किया, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टुवर्ड्स रीपेमेंट वाज पेड। तो $700 लोन लिया था, $100 वापस किया था। कैलकुलेशन किस पे की थी, किसी को याद हो, $700 पे, $600 पे, $100 पे, $100 पे, जितने के ऊपर करेंसी गेन लॉस आ रहा था, किस पे कैलकुलेशन की थी, $100 पे। तो बताएं फॉरेन करेंसी लोन लेने पर ये कैलकुलेशन करनी होती है या फॉरेन करेंसी लिए हुए लोन में से जितना वापस किया उस पर ये कैलकुलेशन करनी होती है, जितना वापस किया। हमारे सवाल में देखें एक लाइन लिखी हुई है कि ये लोन कितने साल बाद वापस होने, ये लोन वापस होने 3 साल बाद। तो जब ये लोन 3 साल बाद वापस होने तो मोहतरम क्या ऐसी सूरत के अंदर मैं ये कैलकुलेशन करूं या तीसरे साल जाके ये होगी, तीसरे साल जाके होगी। तो इसलिए आप बताएं इस कैलकुलेशन की जरूरत है या कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। पढ़ें, इंटरेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा, वो अलग बात है, उसकी मैं डिस्कशन बाद में करता हूं। Obtained a 3% loan of 0.4 million AED from a UAE bank on January 2022 for purchase of plant. The interest is payable and the principal amount is repayable at the end of, और principal amount कब वापस होनी है, at the end of 3rd year। तो लिखें there is no repayment, so no need of section 76 का 5, कोई रीपेमेंट नहीं है। आई कैप में शायद उसने सोल्यूशन में ये किया हुआ है लेकिन उससे गलती से हो गया हुआ है वो सेक्शन 7। यार एंड पे देखो क्वेश्चन पड़ा होगा, और हाइब्रिड वाले भाई, हाँ ये सफा ले आओ, लेके बैठो। 76 का 5 था ना अभी जो खोला था, तो रीपेमेंट नहीं है इसमें। ओके, तो लोन की रीपेमेंट की वजह से जो करेंसी फ्लक्चुएट की उसका इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पेपर में फर्ज करें 0.4 में से 0.1 मिलियन हम रीपे कर देते तो फिर कैलकुलेशन कैसे होती, चलें स्टार्ट करते हैं। फिर हम 30 जून को फर्ज करें, लिखें ऐसी सफ़े के टॉप पे, आपके पास तो चले नोट्स हैं, मैं ऑनलाइन वालों को कह रहा हूं आपके पास तो नोट्स हैं। एज्यूम 0.1 million AED repaid on 30 June 22। Assume 0.1 million AED paid on 30 June 22। अच्छा, अब आप मुझे बताएं जिस वक्त लोन लिया होगा उस वक्त इनफ्लो हुआ होगा, पता है ना, जिस वक्त लोन लिया होगा इनफ्लो हुआ होगा। मैंने कैलकुलेशन का तरीका आपको बताया था, मैंने कहा था इनफ्लो के वक्त रेट बता दें क्या है डॉलर का या AED का, इनफ्लो के वक्त रेट क्या बताएं 50, और आउटफ्लो के वक्त रेट क्या है 55। तो 50 और 55 का डिफरेंस, ये देखें ना कैलकुलेशन का तरीका, यार याद आ रहा होगा आपको। रेट एट द टाइम ऑफ इनफ्लो, रेट एट द टाइम ऑफ आउटफ्लो, ये गेन या लॉस निकल आएगा, ये गेन लॉस निकल आएगा, ये गेन लॉस जो निकलेगा इसे मल्टीप्लाई कर देंगे जितने AED आपने बाहर के मुल्क वापस किए। अब याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा जी, बोलें। ये जो 5 का लॉस है ना ये रुपीज में है, क्योंकि आपने 50 और 55 पकड़ा है, वो रुपीज है। ये 5 का लॉस जो है रुपीज में है। जब ये 5 का लॉस रुपीज में है तो ये एक AED पर लॉस है, लेकिन मैंने वापस कितने किए हैं 0.4 मिलियन, 0.1 या 0.3, 0.1 मिलियन। तो इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 0.1 मिलियन AED से। अगर आपको ज्यादा चीज कंफ्यूज कर रही है तो ये 0.1 मिलियन AED जो है इसका मतलब क्या है, 0.1 मिलियन, 1 लाख बाहर की करेंसी, 1 लाख AED।
क्योंकि लिए कितने AED हैं लोन, 4 लाख AED का लोन लिया है, तो 4 लाख AED समझ आ रहा है ना, 0.4 का मतलब यही होता है ना, 4 लाख AED। अभी काफी लंबी चौड़ी बात हुई है, तो 4 लाख AED वापस किए या 4 लाख में से 1 लाख, 1 लाख। तो इफ यू वांट टू डू इट इन दिस वे यू कैन डू इट इन दिस वे, 1 लाख AED, डॉलर समझ लीजिएगा पेपर में, 1 लाख डॉलर जो आपको आसान लग रहा है तो AED इज इक्वल टू 5 लाख का क्या आया, लॉस आया। इस लॉस को एसेट की कॉस्ट में क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि लॉस की भी नेचर डेबिट है और एसेट की भी नेचर डेबिट है। लेकिन आप क्यों नहीं करना, क्योंकि रीपेमेंट सवाल में नहीं है। तो मैं कैलकुलेशन को कर रहा हूं, करके फिर काट रहा हूं। एवरेज रेट कभी नहीं यूज करना, उस दिन का रेट यूज करना है बस। एवरेज रेट में बताता हूं कहां यूज करना है, मैं बताता हूं, नहीं एवरेज रेट में बताता हूं कहां यूज करना है। ओके, इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, वाई, क्योंकि डिपेंड। अच्छा जी, नेक्स्ट, कितने बजे क्लास है आप लोगों की उधर, और 10 बजे खत्म कब होनी है, 11:15 पे, ठीक है। यानी मैं 11:25 पे अगला न्यूमेरिकल शुरू करवा दूंगा, जो भी मैंने करवाना हुआ, एक बीच में और करवाना है मैंने, ठीक है। ओके चलें जी, तो ये कैलकुलेशन तो नहीं करनी। अब लोन के प्रिंसिपल की टेंशन लें या लोन के इंटरेस्ट की सिर्फ, लोन के इंटरेस्ट की। लोन के इंटरेस्ट के बारे में मुझे बता दें, क्या लोन का इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस में खर्चा है? सोचें तो जल्दी बताएं, लोन का इंटरेस्ट बिजनेस का खर्चा है? नहीं यकीन आ रहा तो सेक्शन 28 पढ़ ले। लोन का इंटरेस्ट बिजनेस का खर्चा है, ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, पाकिस्तान में लोन ले लें, बाहर के मुल्क में लोन ले लें, लोन का इंटरेस्ट तो बिजनेस का खर्चा है। और लोन का इंटरेस्ट बिजनेस का खर्चा कहाँ लिखा हुआ है? पेज 152 पे सेक्शन 28 में हमने पढ़ा था, अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर अ टैक्स ईयर फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द बिजनेसमैन इफ द लोन इज यूज्ड इन बिजनेस। तो इंटरेस्ट तो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, इसको तो निकालना पड़ेगा। निकालें जी इंटरेस्ट, क्या निकाल सकते हैं आप 0.4 मिलियन के लोन के ऊपर इंटरेस्ट? 0.4 मिलियन के लोन पर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? अच्छा इधर देखें, ये 0.4 मिलियन क्या है? 4 लाख AED। जरा सुनते रहिएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 3% से, ये मुझे क्या देगा? ये मुझे AED में इंटरेस्ट दे देगा, यानी बाहर के मुल्क में इंटरेस्ट दे देगा। क्या मुझे बाहर के मुल्क का इंटरेस्ट चाहिए या पाकिस्तान का इंटरेस्ट चाहिए? पाकिस्तान का इंटरेस्ट चाहिए। तो अगर मैं 4 लाख रखता हूं तो 4 लाख लोन है, अगर 4 लाख को 3% से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इंटरेस्ट है, लेकिन ये इंटरेस्ट इज इक्वल टू AED। अच्छा इंटरेस्ट जो होता है ना असल में यार, ये टाइम बेस पे चलता है, टाइम बेस पे चलता है। तो इंटरेस्ट जो है ना हर महीने का अलग अलग होता है, लेकिन ऑब्वियसली पे या 6 महीने बाद किया जाता है या साल बाद किया जाता है, जैसे लोन एग्रीमेंट में लिखा हो। तो इधर इंटरेस्ट पे किया जाना है साल बाद, लेकिन मेरे भाई इंटरेस्ट साल बाद भी पे करें, खर्चा तो हमारे साल बुक होना चाहिए ना। बिजली का बिल दिसंबर का जनवरी में पे करें तो कोई हरज नहीं, लेकिन दिसंबर में बुक तो करना चाहिए ना बिजनेसमैन को। तो इसलिए माना कि ये इंटरेस्ट पे होने अगले साल, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट तो इस साल होगा ना। तो ये तो सेक्शन 28 कहता है कि इंटरेस्ट जितना भी बिजनेस का उसको खर्चे में डालो, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाएं। अच्छा इंटरेस्ट जो है ना इसको मल्टीप्लाई किया करेंगे, लिखें एवरेज रेट से, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो या इंटरेस्ट इनकम हो, इसको मल्टीप्लाई किया करेंगे एवरेज रेट से। द रीजन इज कि इंटरेस्ट कोई खास किसी खास एज ऑन इवेंट से डील नहीं करता, इंटरेस्ट तो रोजाना हमारे कंधों पे बढ़ता जाता है, हत्ता के 6 महीने में इतना इंटरेस्ट निकल आता है कि मुझे उससे 6 महीने का इंटरेस्ट बुक करना पड़ता है। अभी भी मैं फॉरेन करेंसी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, एक फैक्टर में और लगाऊंगा 6/12, क्योंकि AED को जब मैंने 3% से मल्टीप्लाई किया था तो ये साल का इंटरेस्ट निकल आया था। मुझे साल का चाहिए 6 महीने का चाहिए? 6 महीने का, और स्टिल इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 53 से, तो इंटरेस्ट को एवरेज रेट से मल्टीप्लाई किया था जी। जवाब जो भी आ गया, ये मैंने आपको कैलकुलेशन, ये कितने अरसे का इंटरेस्ट है?
साल का, ये कितने इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है 6 महीने का, लेकिन स्टिल ये AED में है। मुझे कितने, मुझे चाहिए पाकिस्तान में। डन हो गया। अब पेपर में जो 3% लगाएगा उससे अलग मार्क्स मिलेंगे, जो 6/12 करेगा उससे अलग मिलेंगे, जो 53 की जगह गलती से 55 लगाएगा उसका कोई एक आधा नंबर कट जाएगा, तो वो परेशानी की बात नहीं। तो एवरेज रेट इंटरेस्ट के लिए यूज किया करें जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस 4 लाख AED मल्टीप्लाइड बाय 3% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 मल्टीप्लाइड बाय 52। जब आपको रुपीज इन 1000 में बताइएगा मुझे। ओके नेक्स्ट, उधर रखो कैमरा। अब ले आओ इधर। इंस्टॉल्ड प्लांट एंड मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 10 मिलियन ऑन 14 मार्च 2022। 10 मिलियन की हमने प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया 14 मार्च 2022 को। क्या करें इसका? एक्सेलेंट। डिप्रिसिएशन वगैरह की कैलकुलेशन कर लेते हैं, वो बस ओवर। अच्छा अब आपकी मर्जी है कि इधर कॉस्ट लिखें माइनस इनिशियल अलाउंस माइनस डिप्रिसिएशन, या फिर इधर इनिशियल अलाउंस निकाल लेते हैं, फिर कॉस्ट में से इनिशियल अलाउंस माइनस कर देंगे और उस पर डिडक्शन निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से इधर ही कर देते हैं, क्योंकि अगले सालों की कैलकुलेशन तो करनी नहीं, सिर्फ हमारे साल की करनी है। तो पहले निकाल लेते हैं इनिशियल अलाउंस। प्लांट के साथ लिखा तो नहीं हुआ ओल्ड वगैरह कुछ? नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ। प्लांट कितने का है जी? 10 मिलियन का। तो 10 मिलियन लिख लें, 10,000 लिख लें, आपकी मर्जी है, बेहतर है। चलो इधर मैं 10 मिलियन ही लिख रहा हूँ। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15। तो डेप्रिसिएशन का रेट है, इनिशियल अलाउंस का रेट कितने परसेंट है? 25%। जी बोलें। नहीं, उसको मुझे रुपीज इन 1000 में बताओ। वही आ रहा है 2500। अब मुझे क्या चाहिए? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। तो सारा अब इधर 10,000 आप लिख रहे हैं, चलो मेरी मर्जी। 10,000 माइनस 2500। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। तो ये क्या है? मैं बता देता हूँ, प्लांट है। तो बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। बस 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 बस, हाँ 50% का फैक्टर लगाना है, क्योंकि 1 जुलाई 20 के बाद जो भी चीज खरीदी जाएगी उस पर 50% का फैक्टर लगेगा। हाँ जी 5-6। हाँ जी 15519 सेकेंड हैंड है। ओ तेरी है। ठीक है जी, इट्स ओवर। आपका टाइम बहुत कीमती है, हम इसको फेस पे लाके टैक्स लायबिलिटी नहीं निकाल रहे, क्योंकि लॉसेज वगैरह तो है नहीं कि ज़रा सोचना पड़े। लेकिन किसी भी हेड की इनकम हमेशा वर्किंग में निकालिएगा, क्योंकि एंड पे पता चले किसी में लॉस आया हो तो आप इधर ही मेन पे फेस पे नेट कर रहे हो, समझ ना आ रही हो चीज़ें। इसलिए हमेशा हेड्स की इनकम को फेस पे कैलकुलेट नहीं करना, वर्किंग में करना है, फिर उसके बाद पहले पेज की तरफ मूव करना। ओके चलें जी, अगला सवाल। कितने लोग जा रहे हैं कॉस्ट की क्लास लेने? 1 2। आप तो पहले भी लेट आए हैं उधर, अब आपने टाइम पे पहुंचना है जी। मैं 1 मिनट सवाल लेता हूँ। चलें जी, अगला सवाल निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग आ जाओगे 11:20 तक आ जाओगे? ठीक है जी, सवाल पूछें आप। हाँ, गोल्डन हैंडशेक वाला जार समझना पड़ेगा।
गोल्डन हैंडशेक वाला समझना पड़ेगा। फेस बना लेते हैं। सही कहा आपने बिल्कुल। मिस्टर बासित, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन एंड बला बला, वो लिख लीजिएगा। एंड टैक्स ये 2022 सारा लिखिएगा ऊपर जी। इनकम फ्रॉम सैलरी, एब्रीवेशंस यूज ना कीजिएगा। यूँ मैं साथ साथ बातें कर रहा हूँ, आपको क्या फील हो रहा है कि आप जा रहे हैं आज 7004 फिनिशिंग टच जरा। इनकम फ्रॉम बिजनेस 15519, ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा। जैसे बेटा नहीं जा रहा था बाहर के मुल्क। अच्छा चलें जी, टोटल करें। तो आपको लाहौर से बाहर निकाला जा रहा है, ठोकर भेजा जा रहा है। चलें टोटल करें। कितना? 723 लेस इनकम फ्रॉम सैलरी में जो सेपरेट ब्लॉक है वो कितना है? 2200। 526 पे। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें कि 20523 कैलकुलेटर पे लिखें और इसको मल्टीप्लाई करें 75% से। इसी को 20523 को करेंगे क्योंकि वो आप सेपरेट में निकल गया, 2200 सेपरेट में निकल गया। 20523 मल्टीप्लाई में 75%, तो सैलरी उससे क्या आ रही है? तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो टेबल 1 लगा दें। टेबल 1 खोलें। भाई उधर बरकत के लिए पहले दो भाई हाइब्रिड वाले टेबल 1 खोल लें। जी भाई 1220 प्लस एक्सीडिंग 6 मिलियन। जी जवाब कोई बोल दे। 63 बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, इससे ज्यादा ना कराना। 630 यार देखो ना, इस पे रुकवा दो। ये 20,000 देखो, ये बड़ा अजीब, पता नहीं कहां तक लेके जा रहे हो कि 20,000 पे 63,000। तो 20 पे 6 टैक्स, इसकी को तो कुछ तुक बनती है। एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, गोल्डन हैंडशेक 2200 ज़रब 2200 ज़रब 88 6391। चलो जी ले आओ। क्वेश्चन 2 रहने दें, पहले ना वो करते हैं पीओपी का न्यूमेरिकल। अच्छा ये मोहतरम हमारा ना आज का पेज नंबर 1 है, तो इसमें हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। और इसके बाद हमने ये भी कर लिया, क्वेश्चन 1। अब हमने करना है जी क्वेश्चन 2 करना है।
ऑन पेज 283। अच्छा ज़रा प्लान देख लें आज का। ये जो सवाल है ना क्वेश्चन 2, इस पे हमारा लगेंगे कुछ 60 मिनट और इस पे लगेंगे 15 मिनट, और ये जो अभी मैं सवाल करवा रहा हूँ इस पे लगेंगे हमारे 60 मिनट, और ये जो बाकी सारा बचा है ना पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सारे पे हमारे जो है वो आधा घंटा लगेगा। तो बस ये इंशाल्लाह टाइमली फारिग हो जाएंगे हम। तो लेट स्टार्ट जी। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, पेज 283 वाला एओपी का। नहीं, मैं तो ज़्यादा टाइम करके आया था घर वालों को, वो कहेंगे जल्दी आ गए हो, मुझे और पढ़ाएं। एओपी कौन सा वाला चैप्टर है? 12। घर वाले कहेंगे फिर घर आ गए हो। पेज 283। पहले तो ले आओ कैमरा इधर, अगर किसी ने नोट करना है ये वाला तो। बाकी आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ें पेज 283 पे। टाइम बड़ा कीमती है असल में। पेज 283 पे आ जाओ। यार वैसे इधर देखें, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इस सवाल में भी एग्जामिनर कह दे, मैंने तो कहा गोल्डन हैंडशेक को एज्यूम कर लें, इधर ये अजम्पशन ले लीजिएगा, एज्यूमिंग फिजिबल, छोटा सा ना लिख दीजिएगा, एज्यूमिंग फिजिबल एज सेपरेट। सेपरेट ब्लॉक मुझे फिजिबल था इसलिए मैंने ये कर दिया। लेकिन अगर 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 मैं आपसे ये कहूं कि यार इसको सेपरेट दोनों तरीके से टेस्ट करें, पेपर में कह दे लंबे वाले न्यूमेरिकल में दोनों तरीके से टेस्ट करें, फिर क्या करें? तो फिर बस सिंपल, फिर 2 to 7 to 3 को जाके आप टेबल में देख लें, खत्म बात। बस फिर इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं। ऐसा ही है ना, इसमें से ये माइनस करें, फिर माइनस करके अलग से टैक्स लगाएं, फिर डायरेक्ट 2 to 73 को पकड़ें और पकड़ के किसमें जाके देख लें? टेबल 1 में। 2 to 73 को टेबल 1 में फर्ज करें, उसका टैक्स निकले 6400। वो 6400 आप इससे कंपेयर करेंगे, ये क्या आ जाएगा? कम, और वो 6400 ज्यादा। तो इसी सूरत में फिजिबल क्या होगा? सेपरेट लेना। समझ रही है को बात को? अगर मैंने इसको देखना हो कि मेरे पास दो ऑप्शन है ना गोल्डन हैंडशेक में, पहली ऑप्शन क्या है? इसको सेपरेट ले लूं, दूसरी ऑप्शन इसको नॉर्मल। तो नॉर्मल में क्या करूंगा फिर मैं? ये सारा कुछ भी नहीं करना, इसको जाके कहां देखना है? 2 to 7 to 3 को टेबल में, और जो भी जवाब आएगा उस जवाब को किससे कंपेयर करना है? अगला सवाल मुझे बताएं। 6391। क्लियर? चलो आज वाले सवाल की तरफ आ जाए। AOP पेज 283। ABC are members of an AOP and share profits and losses in the ratio of 5:3:2। इसका मतलब होता है 5/10, 3/10 और 2/10। ABC is engaged in the business of trading consumer electronics and has two independent branches, one in Tehran and the other in Dubai। तो फिर हेड ऑफिस किधर होगा? ब्रांचेस तो इसकी दो हैं, तो फिर हेड ऑफिस कहाँ होगा? पाकिस्तान में। वो तो उसने नहीं बताया। अच्छा, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एबीज P&L, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एडमिन, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम, पीबीटी। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस फ्रॉम पीबीटी। सेल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करें या पीबीटी से? ओके। कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड, कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक विच इज वैल्यूड एट कॉस्ट, हाउएवर एनआरवी इज 1100। आप बता दें क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे पड़ा रहने दें या एनआरवी पे ले आएं? एनआरवी पे ले आएं। तो एनआरवी पे लाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा? कम। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा? कम। अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक को कम करना पड़ेगा तो क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट, यार कभी भी ऐसा आ जाए ना जिंदगी में सवाल, क्लोजिंग स्टॉक को कम करने से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? आप साथ वाले को कहा करें या जरा सब्र करें, सब्र करें, चुप। अब वो साथ वाला बोंगियां मारा होगा कम ज्यादा, और चुप, सब्र कर। कुछ दोस्त नहीं होते दोस्तों में अच्छे, चुप कर यार, काम करने में।
अच्छा जी, क्या जवाब आया? 50 माइनस 3, 50 54 माइनस 3 51, प्रॉफिट 49। मैंने आप ऐसे ही आपके सामने डाटा रखा है, इस डाटे में मैं इस फिगर को करने लगा हूँ कम, इसको 3 से गिरा के मैं ला रहा हूँ 2 पे, तो क्लोजिंग स्टॉक में कम करने लगा हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक कम करने से क्या होगा, जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं, कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या फर्क पड़ेगा? 54 माइनस 2 52, 100 माइनस 52 48। तो मुझे इंपैक्ट बता दें, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट। तो आज के बाद तुक्के मारेंगे या 1 मिनट लेके चेक कर लेंगे? 1 मिनट लेके 2 से चेक कर लेंगे, हत्ता कि आपका इंटरव्यू हो रहा हो फॉर्म में, आप बचेंगे यार 1 मिनट मुझे कागज पकड़ाना, पेंसिल पकड़ाना, मैं काम पक्का करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम हो जाता है। तो बता दीजिए क्लोजिंग स्टॉक कितने से कम करना है? कि मैं बता देता हूँ, ये 2000 से, 2000 से। तो क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होगा बढ़ेगा? अभी हमने देखा ना, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम हो जाता है। इसको रट्टा भी मार सकते हैं आप, और रट्टा भी मार सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम। चलें जी खोलें इसमें, इसको स्टार्ट करें। वर्किंग वन, पहले हम एओबी का न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे, फिर देखेंगे पार्टनर का क्या डेटा दिया हुआ है। वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एओपी जी, नेट प्रॉफिट 4500। कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ लेस, ऐड लेस साथ साथ भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, कि एक फिगर ऐड हो रही हो एक लेस, ऐसे भी हो सकता है, कोई मसला नहीं जी। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है? डिक्रीज, तो इससे प्रॉफिट कितने से? 200 कहाँ से हो गया? हाँ हाँ ठीक है, सो गुड 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 गुड, रुपीज इन थाउजेंड में गलत है, रुपीज इन थाउजेंड है ये भी। ओके चलें जी आगे। इस तरह लिखा, रुपीज इन थाउजेंड इस तरह लिखना है आपने, पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, इस तरह लिखा करें आपने। और एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में खर्चे पड़े हुए हैं, ओए पार्टनर का कमीशन, ओए पार्टनर को तोहफा, ठहर जाओ एक सोच ले लेने करना भी है या नहीं। और एमसीबी बैंक को हमने लोन वापस कर दिया सी का, जो सी ने सोचा था मरने से पहले मरी में घर बना के मरना है, तो सी ने मरी में घर बनाया और वहीं जाके मरी गया। तो सी ने मरी में घर बनाया, उसका उसका उधार वापस करना था, तो सी का उधार हमने वापस कर दिया। तो एक ही बात है, पार्टनर को कमीशन दे दें, बोनस दे दें, पार्टनर को जान दे दें, पार्टनर को आप उसका लोन वापस कर दें, पार्टनर को तो खुशी होगी। तो इसको मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं, पता नहीं क्यों। जी नहीं, कॉमी नहीं, ये कमीशन है, कमीशन ए का और अवार्ड बी का और कोई पर्सनल पेमेंट सी की। नो प्रॉब्लम, ओके नोट करें और अगली 2 एडजस्टमेंट्स पढ़ें। आ जाओ भाई, मरहबा मरहबा, क्वेश्चन पेपर ले आओ, इस क्लास में भी आ सकते हो। बातें नहीं करनी, या बातें नहीं करनी, इसमें डिस्टर्ब होते हैं सारे। यार इतनी दूर से कैसे नजर आ रहा है आपको? अच्छा तो
ओके चलें जी, मोबाइल तो नहीं यूज हो रहा ना, आगे बढ़ें। ईद मिलन पार्टी का खर्चा है जी 12,000 रुपये का, अलाउड है, नॉर्मल खर्चा है। ईद पे मिलन ही होता है और क्या होता है। ईद मिलन पार्टी एक्सपेंस 12,000 अलाउड है। चलें जी आगे। अकाउंटिंग डेप्शन फॉर द ईयर इज 4 लाख एंड टैक्स डेप्शन इज 3 लाख। बोलें जी अकाउंटिंग डेप्शन और टैक्स सब्सिशन। ना 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 पुत्र, आज माइनस नहीं करनी। अगर आप कहें आपको किस लिए बुलाया घर से, तो आज आपको इसलिए बुलाया था कि टैक्स सेक्शन हमने माइनस नहीं करनी, नॉट एट ऑल। पहले पुराने साल का लॉस माइनस करेंगे, फिर टैक्स सेक्शन माइनस करेंगे। पहले पुराने साल का लॉस माइनस करेंगे, तो इसलिए टैक्स सेक्शन माइनस नहीं करनी। जिस सवाल में पुराने साल का लॉस आ रहा हो उस सवाल में आपने टैक्स सेक्शन माइनस नहीं करनी। आज तक तकरीबन कोई 15 दफा क्लास में ऐसा हुआ है कि अकाउंटिंग सेक्शन हमने ऐड किया और टैक्स सेक्शन फौरन माइनस कर दिया, लेकिन आज के सवाल में पुराने साल का लॉस आ रहा है, वो थोड़ी देर में आपको भी नजर आ जाएगा, मुझे भी नजर आ जाएगा। अगर आपको पेपर में ना नजर आया तो आपने टैक्स सेक्शन यहां माइनस कर दी होगी, आप उसे काट दीजिएगा, ठीक है। तो नीचे जाके अभी आपको पुराने साल का लॉस नजर आएगा। 15 मिनट की रीडिंग टाइम में आपको पुराने साल का लॉस नजर आएगा। अच्छी बात है, उधर जाकर आयतल कुर्सी भी पढ़नी होती है आपने शुरू में, लेकिन वैसे भी जिंदगी में नेक काम करने होते हैं। आप समझते हैं सिर्फ वो आयतल कुर्सी ऐसा जादू करेगी कि सारे गुनाह, अच्छा उसके बाद जाके अगले दिन नमाज़ें भी छोड़े होते हैं, वो आयतल कुर्सी काम। अच्छा जी, तो ये उसी तरह है जैसे कहते हैं कि गाड़ी के अंदर आपने एसी भी चलाया हुआ है और जो है वो शीशे भी खुले छोड़े हुए हैं, तो ये वाले अमाल भी कर रहे हैं और जैसे नमाज़ें भी छोड़े हैं और समझ रहे हैं गुनाह भी कर रहे हैं, तो बस पता नहीं मेरी आयतल कुर्सी को क्या। अच्छा जी, पॉइंट 3, तो काउंटिंग सेक्शन आपने ऐड कर दी और टैक्स सेक्शन लेस नहीं करनी फिलहाल, क्योंकि पहले क्या माइनस करेंगे, पुराने साल का लॉस। अदर इनकम, तो इसको मैं ज़रा पेपर में इस तरह का निशान मार के चला जाऊंगा, ये इस तरह कुछ टिक कर दूंगा, ये इस तरह ऐसे कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा इसको बबलू, ये मुझे अभी याद रहे। अदर इनकम में भाईजान इंटरेस्ट इनकम पड़ी हुई है, अर्न्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट। एक काम पहले किया करें, इजी मार्क्स लिया करें, जितना अदर इनकम में पड़ा हो वो माइनस कर दिया करें एज इट इज, जितना अदर इनकम में पड़ा हो वो पहले माइनस कर दिया करें। जी कितना, प्रॉफिट ऑन डेट यानी इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट मेंटेन्ड विद बैंक। तो बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं या बैंक के साथ डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। अगर बैंक के पास आपने डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन किया हुआ है तो इंटरेस्ट दे रहे हैं, ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फिर 10 का चैप्टर खोलना पड़ेगा। जी, इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड किससे अर्न्ड है, क्या लिखा हुआ है सवाल में, ये दो बैंक अकाउंट मेंटेन, हाँ हाँ डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन विद बैंक, तो इंटरेस्ट अकाउंट आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं बैंक से। अब आप मुझे बता दें क्या ये इन दोनों कैटेगरीज में जाएगा या बैंक गवर्नमेंट किसी और से कमा रहे हैं, नॉट फ्रॉम दीज 3 या इन 3 से। तो अप टू 5 मिलियन या एक्सीडिंग 5 मिलियन, 5 मिलियन की बातें ही छोड़ें यार, 5 मिलियन के अंदर अंदर है, 48 पता नहीं 4.5 लाख अमाउंट है छोटी सी, तो ये फाइनल टैक्स रिजीम में गिरेगा कितने परसेंट पे, 15% पे। डन, तो इस पे फाइनल टैक्स रिजीम का रेट लगेगा 15%। आ जाए जी सवाल में वापस।
प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ 4.5 लाख अर्नड ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन विद बैंक। द बैंक ने ज़कात काटी है 45,000। टैक्स रेट एंड पे मादरत दिए होते हैं, वो पेपर में दिए होते हैं, इधर नहीं दिए हुए। एंड पे जाके पेज नंबर देख रहे हो, ये रेट होगा शायद, नहीं तो टैक्स रेट एट एंड नहीं, अदर्स के चैप्टर में मैंने आपको दिखा दिया है, वो 15% है। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा ये अमाउंट ना नेट नहीं थी। आपको याद है हमें काम करते होते थे, इसको अमाउंट को पकड़ते थे, पकड़ के डिवाइडेड बाई इतने, मल्टीप्लाइड बाई इतने, लेकिन ये अमाउंट नेट नहीं है। इसके साथ क्या लिखा हुआ है? अर्नड। अर्नड का क्या मतलब है? ये ग्रॉस है, ग्रॉस है। अगर लिखा होता रिसीव्ड तो ये क्या होती? नेट होती। तो इसलिए ये अमाउंट ग्रॉस है। अगली बात ये कि 4.5 लाख पे शायद उसने 10% लगा दिया है, हालांकि लगना कितना चाहिए? 15%। अब ये जो चीज़ें हैं ये क्या बिजनेस के न्यूमेरिकल में डिस्कस हो या फेस पे जाके देखेंगे? इनको फेस पे जाके देखेंगे। फेस पे जाके हम क्या करेंगे? अभी हमने 4.5 लाख को निकाल दिया है, 4.5 लाख को, लकीली ये ग्रॉस अमाउंट थी तो इसको सेम अमाउंट के तौर पे फेस पे ऐड कर देंगे। लेकिन अगर ये नेट अमाउंट होती तो वर्किंग में जाके इसको ग्रॉस करते और फेस पे कौन सी अमाउंट ऐड करते? ग्रॉस। तो फिलहाल ये अमाउंट नेट है, इसलिए कोई परेशान, वो ऑलरेडी ग्रॉस है, इसको एज इट इज फेस पे ले जाएंगे। तो फेस आने दें, फेस पे इंशाल्लाह ये सारी चीजें देख लेंगे। अगर आपको ज्यादा जल्दी पड़ी हुई है तो फिर मोहतरम हमने ये पढ़ा था कि ये जो इंटरेस्ट इनकम का 450 है, ये मेरा इधर आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स न्यूमेरिकल का फॉर्मेट, 450 इधर आ जाएगा और 450 है 4.5 लाख जो भी है, 4.5 लाख इधर आ जाएगा। फिर 4.5 लाख का टैक्स वो आएगा इधर, डिविडेंड का जहां टैक्स आता है वही इंटरेस्ट इनकम का टैक्स आएगा, और फिर ये एंड पे इसी तरह लेस हो जाएगा, टैक्स डिडक्टेड ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। तो ये सारा इंशाल्लाह भी देखेंगे जी। नेक्स्ट फर्दर इंफॉर्मेशन, तो इसको भी अभी मैं क्वेश्चन मार्क लगा के चला जाता हूं क्योंकि फेस के ऊपर इसकी चीजें मैंने लेके जानी है। फर्दर इंफॉर्मेशन, द असेस्ड बिजनेस लॉस फॉर ईयर 2013 का बिजनेस का लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड इन 2019 आर रुपीज 8,30,000। हमारा साल 19 चल रहा है, ये जो होते हैं ना 31 दिसंबर 18, ये होता है स्पेशल टैक्स ईयर 19। चलो देख लो, लिख लो, लिखना तो बुक अगर जी पुराने वाली बुक है, मैं इसी में आपको निकाल के दूंगा। ओके चलें जी। अच्छा 19 पे 13 का लॉस तो माइनस नहीं हो सकता? 14, 15, 16, 17, 18, हाँ ये आखिरी साल है, ये आखिरी साल है, इसी में माइनस हो सकता है। हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना हुआ, फिर डेड हो जाएगा। The assessed business loss for 13 brought forward are 830. These include the tax depreciation amounting to 705. इनमें टैक्स डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है 705। ये लॉस है, लॉस, इसमें डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, अनएब्जॉर्ब मींस जो माइनस नहीं हो सकी थी पिछले साल, इसमें डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। लॉसेस का चैप्टर हाजिर किया जाए, जो जिन रखे में तूने, अच्छा जी हाजिर जनाब, आगे लॉसेस का चैप्टर आ गया। अच्छा यार अब आप मुझे ये बताएं कि एक एग्जांपल हमने की थी पेज 316 पे, सेल थी 70, खर्चे थे 90, टैक्स फॉलोइंग डिडक्शन थी 30 और लॉस था 50, ठीक है। द लॉस आर 830, दीज इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ 705।
द लॉस आर 50, दिस इंक्लूड डेप्रिसिएशन। मैंने लॉस बोला था क्लास में आफ्टर डेप्रिसिएशन, इसने आफ्टर की जगह लॉस बोल दिया दीज इंक्लूड डेप्रिसिएशन। इसमें डेफिनेशन पड़ी है, दीज इंक्लूड डेप्रिसिएशन। असल में डेप्रिसिएशन लॉस को बढ़ा देती है ना, तो दीज इंक्लूड डेप्रिसिएशन। अब आपको क्या फीलिंग आ रही है, दीज इंक्लूड डेप्रिसिएशन से क्या फीलिंग आ रही है कि ये लॉस डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाले दीज इंक्लूड डेप्रिसिएशन। असल में याद रखिएगा लॉसेस की नेचर होती है नेगेटिव और डेप्रिसिएशन की भी नेचर होती है नेगेटिव, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन माइनस होगी हुई है, इसको लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन नहीं कहा जा सकता। ये जो फिगर है ना 830, तो 830 इज लाइक दिस फिगर and these include depreciation of 705. That's why I'm saying that this 830 is loss after depreciation. This 830 is loss after depreciation. This 830 is loss after depreciation. दिखने में इंक्लूड पेपर में कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं से दोबारा समझ लें। द बिजनेस लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड इज 830। अब पता नहीं चला ये डिप्शन से पहले या बाद में है, अगर ना पता चलता तो हम इसको बिफोर डिप्शन एज्यूम करते अपनी आसानी के लिए, लेकिन आगे सवाल बता रहे हैं दीज इंक्लूड जो डेप्शन माइनस नहीं हो सकी, अनअब्जॉर्ब जो डेप्शन माइनस, इसमें डेप्शन पड़ी है, इसमें डेप्रिसिएशन पड़ी है, फील करें इसमें भी डेप्रिसिएशन पड़ी है। ये तो नहीं कह सकते कि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं पड़ी भी है। देखिए आते 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 लॉस को बढ़ा नहीं दिया, असल में लॉस की नेचर भी नेगेटिव होती है, डेप्रिसिएशन की भी नेगेटिव होती है, इसलिए इंक्लूड का लॉस डाला जा सकता है इधर। तो इंक्लूड डेप्रिसिएशन, अच्छा लॉस क्या होगा पेपर में वो बताए बिफोर है या आफ्टर है, बुरा लॉस क्या है इंक्लूड। तो अब इंक्लूड में जरा नेचर देखनी पड़ती है। आप बता दें जी क्या नेचर है इसकी, नेगेटिव, डेप्रिसिएशन की नेचर भी नेगेटिव, लॉस की नेचर भी, तो इसका मतलब है लॉस इस तक पहुंचते हुए माइनस हो चुका हो। तो लिखें, अगर लिखा हो कि लॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है तो हम इस लॉस को आफ्टर डेप्रिसिएशन समझा करेंगे। अगर लिखा हो लॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, अगर लिखा हो लॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है तो हम इस लॉस को बोलें लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन समझेंगे। तो ये एक थोड़ी सी बात थी जरा मजे की। आप बता दें जी मैं एक वर्किंग सी आपके सामने करता हूं। 2013 की बात है ना, 2013 में लॉस कितना आया था 830, दिस वाज आफ्टर एक्सेप्शन ऑफ, ये मैंने आपके सामने ना डाटा को बेहतर किया है, डाटा को बेहतर किया है, तो इसको मैं डाटा बना रहा हूं डाटा। अब इस डाटे में से मैंने एक्सट्रैक्ट क्या करना है, इस डाटे में से मैंने एक्सट्रैक्ट क्या करना है लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। उसका तरीका मैंने आपको बताया था, कैलकुलेटर पे लिखना है -830 और +705। जी बताएं। अब माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उधर लॉस का लॉस लिखा हुआ है, तो ये लॉस हो गया और टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी होगी पुरानी 705। अब इनको मैंने 19 के न्यूमेरिकल के फेस पे लेके जाना है, क्योंकि शायद 2013 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 आ गया है, अभी तक शायद कभी प्रॉफिट ना आया हो, ये पहली दफा प्रॉफिट आया है, तो इस बस को अब यूज करें लॉसेस को माइनस करने के लिए। तो ये मैंने आपके सामने जी डेटा बेहतर किया है, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, ये क्वेश्चन वाले सफे पे ही नोट कर लें। डाटा 830 के साथ लिखा होता है इंक्लूड, इसका मतलब है इसमें शामिल है डेप्रिसिएशन।
ओके चलें जी आगे। मेरे ख्याल से अब सवाल का डेटा खत्म हो गया, आगे उसका अपना डेटा है। सवाल में क्या लिखा हुआ है आगे? बाकी पर्सनल डेटा, फॉरेन सोर्स इनकम। फॉरेन सोर्स इनकम से अलग रखेंगे हम, ये पाकिस्तान सोर्स इनकम हमारी चल रही है। सवाल में कुछ नहीं बताया तो ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है। आगे तो फॉरेन इनकम का डेटा है। तो मेरे ख्याल से इट्स एनफ। यहाँ पे रूल मारे, फाइव 5305। तो इस प्रॉफिट का मैं क्या नाम रखूं? इस प्रॉफिट का क्या नाम रखूं? ये प्रॉफिट है करंट ईयर का, ये प्रॉफिट है करंट ईयर का। क्या मैं कह सकता हूं ये जो प्रॉफिट है 19 का है, 2019 का? हाँ वो तो 13 का लॉस था ना। क्या ये कह सकता हूं 19 का प्रॉफिट है? क्या ये भी कह सकता हूं दिस इज प्रॉफिट बिफोर माइनसिंग टैक्स डेप्रिसिएशन? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो हमेशा ऐड करनी है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को नहीं लिफ्ट करानी, वो तो छोड़े, वो तो ऐड करनी है। उसमें मैंने कोई चेंज होती तो मैं खुद बताता, इसलिए अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को आप डिलीट कर दें माइंड से, वो तो आप इंशाल्लाह सही कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं मुझे। मैं टेंशन किसकी है? टैक्स डेप्रिसिएशन की। तो टैक्स डेप्रिसिएशन के बारे में रूल सुने। मैं माइनस करने लगा था, लेकिन आप लोगों में से ही किसी खड़े हुए बंदे ने बोला कि नहीं माइनस ना करें, अभी इसको थोड़ी देर बाद माइनस कर लेंगे। तो इसकी वजह यह थी कि इसको हमने एंड पे माइनस करना था, टैक्स डेप्रिसिएशन को, तो बाद में माइनस करना था, इस वजह से मैंने उसको माइनस नहीं किया। तो अब बोले क्या मैं ये कह सकता हूं दिस प्रॉफिट इज आफ्टर माइनसिंग टैक्स डेप्रिसिएशन? कौन सी? दिस प्रॉफिट इज नॉट आफ्टर माइनसिंग टैक्स डेप्रिसिएशन, तो दिस प्रॉफिट इज बिफोर इस साल की डेप्रिसिएशन, बिफोर डेप्रिसिएशन। तो ये 2019 का प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन, क्योंकि मुझे माइनस हुई भी नजर नहीं आ रही कहीं डेप्रिसिएशन इस साल की। अगर मैं कर देता तो वो फिर गलत जगह माइनस हो जाती। अच्छा अब तरतीब देख लें क्या है तरतीब में जी। नंबर 1, ये सफा याद है ना, ये वाला 2019 के प्रॉफिट में से पहले माइनस करें ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिफोर, फिर माइनस करें 2000 और फिर माइनस करें इस साल की डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले पुराने सालों का लॉस 2013 का, फिर 2013 का डेप्रिसिएशन और फिर 2013। और अगर ये फिगर 10 मिलियन से ज्यादा है, ये भी मैंने आपको बताया था, इस फिगर के लॉस के माइनस करने के बाद लॉस पुराना कितने? एक चीज मैंने आपको और बताई थी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में से जब लॉस माइनस कर दें तो ये फिगर अगर 10 मिलियन से ज्यादा हो तो फिर ये जो ये वाला है ना पुरानी डेप्रिसिएशन, ये लोअर ऑफ करके माइनस करनी है। याद आ रहा है? कितने कितने लोगों को याद आ रही है ये बात? अगर कभी पुराने साल का लॉस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचे वो 10 मिलियन से ज्यादा हो तो ये अमीरों वाला न्यूमेरिकल है। तो फिर आपने जो डेप्रिसिएशन पुरानी माइनस करनी है वो लोअर ऑफ करके करंट ईयर वाली पूरी माइनस करनी है। तो मुझे जरा पुराने साल का लॉस पहले माइनस करवा दें ताकि मैं वो देख लूं फिर मेरा कितना बचे। पुराने साल का लॉस 125 लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस किस साल का? 2013 का 51। भाईजान ये 5180 है, इट इज लेस देन 10 मिलियन। सो अमीरों वाला न्यूमेरिकल नहीं है, इट इज लेस देन 10 मिलियन। ये लेस देन 10 मिलियन है, इसलिए अब जो नीचे वाली फिगर है, एग्जैक्ट नीचे वाली फिगर, उसको पूरा माइनस करूं या लोअर ऑफ करके? पूरा। तो ये 10 मिलियन से इस फिगर को जरा देखना, ये भी बात आपको याद आ गई जो भूली हुई थी जी। लेस कर दें भाई ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, ये लेस देन 10 मिलियन है। ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन का मतलब है 2013 वाली। अभी भी जगह है, अभी भी जगह है। अच्छा कितने? अब क्या माइनस करें? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस
करंट ईयर डेप्रिसिएशन जी कितनी 4175। ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई, मेरी नहीं, सॉरी, एओपी की। जी ओके, आगे बढ़ें जी। फॉरेन सोर्स इनकम फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2018, पहले उधर ही रखो कैमरा। अबू बकर की तरह छुट्टी में गया है मैन। चलो जी, ले आओ इधर। फॉरेन सोर्स इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, दुबई ब्रांच मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1500 एंड तेहरान ब्रांच मेड अ लॉस ऑफ 1800। अबू ने मना किया था तेहरान जाके पंगे ना ले, तेहरान में लॉस आ गया 1800। मुझे बता दें ये कितने हेड्स हैं, ये जो दोनों आपके सामने नजर आ रहे हैं? एक ही हेड है, एक्सेलेंट। ये दोनों का एक ही नाम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स। इन दोनों का एक ही नाम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स। इन दोनों का एक ही नाम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स। मेरे ख्याल से डेटे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेटे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं डेटे को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, वर्किंग टू क्या करना, अच्छा ठीक है, अच्छा डेटा को सिंप्लीफाई करें जी। डेटा को सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हेड का नाम क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स। इनकम फ्रॉम बिजनेस पेपर में पूरा लिखेंगे, फॉरेन सोर्स। सिंप्लीफाई करें जी, पॉजिटिव नेगेटिव करके देखें, पॉजिटिव बच रहा है नेगेटिव बच रहा है। 1500 माइनस 1800 इज इक्वल टू 300 का क्या बचा है, लॉस। मेरे ख्याल से अब डेटा सिंप्लीफाई करके आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, फेस के ऊपर देख लेंगे अब क्या करना है। बाकी अब फेस के ऊपर देख लेंगे क्या करना है। $300 का लॉस बचा बाहर के मुल्क में। These figures are not included in above P&L। ये फिगर्स ऊपर वाले P&L में शामिल नहीं है। अगर ऊपर वाले P&L में शामिल होती तो क्या करते, इनको निकाल के रिक्लासिफाई करते। जैसे कैपिटल गेन इनकम शामिल थी, जैसे 450 को बाहर निकाल के भी रिक्लासिफाई करेंगे। अगर ये फिगर्स ऊपर वाले P&L में शामिल होती तो क्या करते, बताएं कि किस तरह निकालते, कैसे? एक्सेलेंट, ये नेगेटिव टाइप चीज है ना, तो नेगेटिव टाइप चीज प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी होती, लेस। उसे ऐड करते और ऐड करके यहां लेस साइन के साथ लिखते। अगर लिखा होता ऊपर वाले P&L में शामिल हैं, शुक्र है लिखा हुआ ऊपर वाले P&L में शामिल, अगर नहीं है तो फिर निकालने की जरूरत है या सिर्फ शो कर दें, शो कर दो, ज्यादा शो ऑफ। अच्छा, ही अर्नड बिजनेस इनकम ऑफ 6 लाख और ही चॉप पहले साडा ये भी तो मेडिकल नहीं पूरा हो रहा। ये बोला मैंने इतना कमाया, इसको छोड़ें अभी। चलें जी, न्यूमेरिकल अब शुरू करें, फेस रेडी करें। एओपी इनकम एंड, अच्छा पता नहीं बच्चे क्या एओपी का न्यूमेरिकल करवाएंगे, एओपी का एक सॉल्व करवा दें, एओपी का
ईओपी और बिजनेस में क्या फर्क है? ओ, कोई फर्क नहीं भाई, ईओपी बिजनेस की वर्किंग उसी तरह है जिस तरह ईओपी नॉर्मल वर्किंग है, कोई अलग से वर्किंग नहीं है। अच्छा यूपी के न्यूमेरिकल में फिर भी क्या कि ये होता है बिजनेस के न्यूमेरिकल, आम वाले न्यूमेरिकल में भी यही होता है बिजनेस के, नहीं फिर भी टैक्स ईयर 2000 स्पेशल टैक्स ईयर 2019 है, 31 दिसंबर 18 को एंड हो रहा है। चलें जी, फेस पे बुला लें फिगर्स को। अलिफ बा, अलिफ कौन सी? पाकिस्तान सोर्स इनकम, और बा फॉरेन सोर्स इनकम। तो पाकिस्तान सोर्स इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस, जी बोले 4175। प्रॉफिट ऑन डेट, जिसे इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, प्रॉफिट ऑन डेट कितनी जी? 450। अब कौन सी इनकम्स? फॉरेन सोर्स इनकम। कौन सी इनकम? इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस। जी, फॉरेन सोर्स इनकम में आपको क्या रूल बताया था? फॉरेन सोर्स इनकम में क्या रूल बताया था कि ये सवाल क्लास में कराया था, प्रॉफिट्स आ रहे हो काफी ज्यादा, लॉसेज आ रहे हो, लॉसेज को पकड़ के नीचे फेंक देना और इनकम्स को जमा कर देना। हाँ, कोई पुराने साल का इसका लॉस हो तो वो माइनस करके इनको अंदर रख के कर दीजिएगा, बाकी लॉसेज को पकड़ के नीचे फेंक देना। अब फॉरेन लॉस में है ही क्या? लॉस को पकड़ के नीचे फेंक दिए, लॉस को एक्सरसाइज कर रहे हो, लॉस को पकड़ के नीचे फेंक दें। इनकम फ्रॉम बिजनेस, फॉरेन सोर्स इनकम, लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड। जी कितना? इसको यहाँ लिखिएगा ना कि ऊपर से माइनस हो जाएगा, फिर अजीब सा लगेगा। जी बोले भाई, टोटल इनकम 46। जान दें या कुछ करें? यार अभी ब्रेक लेते हैं 20 मिनट बाद, ठीक है? जान दें या कुछ करें? प्रॉफिट ऑन डेट माइनस करें, लेस प्रॉफिट ऑन डेट इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड टाइप चीज। जी इसको माइनस कर दें क्योंकि इस पे कौन सा रेट लगाना है? अलग रेट लगाना है, 450। अब आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई, नॉर्मल ज़कात वगैरह या और कोई चीज़ें ऐसी है नहीं, वैसे भी ओपी ने कहाँ ज़कात देनी है जी? 4175, ये टैक्सेबल इनकम आ गई आपको। अगर इजाज़त हो तो इसको मिटा दूं 300 को इधर से, आपने नोट कर लिया ये 300? तस्वीर तो नहीं खींचनी बाद में, तस्वीर मेरी कंपनी जिम्मेदार नहीं है, तस्वीर मुझे नहीं पता खींचनी खींचनी, ये मैं मिटा रहा हूँ 300। ये सी ऑफ कर दो। अच्छा भाई, एओपी के लिए हमेशा टेबल 1, एओपी के लिए हमेशा टेबल 1 निकालें जी, लगाएं टेबल 1। जल्दी से करवा दें।
6 लाख जमा 30% ऑफ 170 जी 79 add tax on और भाईजान ये अंदर नहीं लिखना, अंदर मिस्टर ए वाला लिखना है, एओपी वाला अंदर नहीं लिखना, पार्टनर वाला अंदर लिखना है। अच्छा जी, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट या इंटरेस्ट इनकम, रेट कितने परसेंट हमने इसका डिसाइड किया? 15% जाके देखा था ना अभी, फाइनल टैक्स रिजीम। इसके साथ लिखना है आपने यार इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसके साथ ना सॉरी मैं लिखना भूल गया, इसके साथ आपने लिखना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिख के प्रॉफिट एंड डेट को ब्रैकेट में लिखिएगा जी। और आगे फाइनल टैक्स रिजीम भी लिखना है, यहाँ छोटा सा लिख लें फाइनल टैक्स रिजीम 450 के साथ। हाँ जी, फाइनल टैक्स रिजीम का रेट लगवाएं जी। यार फाइनल टैक्स रिजीम में सेपरेट ब्लॉक में ये फर्क है कि फाइनल टैक्स रिजीम का टैक्स ऐड करके लेस होता है और सेपरेट ब्लॉक का टैक्स ऐड करके लेस नहीं होता, वो उसे जमा कराना होता है आपने, और फाइनल टैक्स रिजीम का ऑलरेडी कट चुका होता है 68 741। लेकिन मेरे ख्याल से जो टैक्स कटा है इंटरेस्ट इनकम पे वो कम है, जो टैक्स कटा है इंटरेस्ट इनकम पे वो देखें कम है। जी कितना टैक्स कटा है? कितना टैक्स कटा है जी? 45,000 लेस टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड। अच्छा, लगाना हमने वही है जो कि हमने सीखा हुआ है, बाकी कटा कई दफा कम हो ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। कितना? 45 696 दैट इज पेएबल टू गवर्नमेंट। हाँ जी, इनकम टैक्स मैंने बताया था खर्चे के तौर पे किसी भी हेड में माइनस करने की जरूरत नहीं, यानी इस तरह नहीं कर सकते आप 450 माइनस 63 इज इक्वल टू ये, खर्चे के तौर पे माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो टैक्स भी कट चुका है वो न्यूमेरिकल के फेस पॉइंट पे माइनस होता है क्योंकि ये ऑलरेडी हुकूमत के पास पहुंच चुका है। तो इनकम टैक्स कहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल के फेस पे एज अ खर्चा माइनस करने की जरूरत नहीं। क्लियर? एंड पे तो माइनस करना है, ये टैक्स ऑलरेडी हुकूमत तक पहुंच चुका है। अब ये किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है? मिस्टर ए का, वो तो 1-2 मिनट लगाते हैं खत्म कर। मिस्टर ए, उसके लिए एक वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग नंबर 3। यार ये वर्किंग ईओपी के लिए नहीं है, यहां तक हमारा रिक्वायरमेंट ए सवाल की खत्म हो गई है। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, टैक्स पेएबल एंड अमाउंट टू बी कैरीड फॉरवर्ड इफ एनी फॉर टैक्स ईयर 2019। अब कैलकुलेट टैक्स ए के लिए काम करना पड़ेगा। ये जो अब मैं काम करने लगा हूं डेट इज नॉट फॉर एओपी, डेट इज फॉर ए। सुहेल खालिद काजी, नहीं, पार्टनर्स के नाम बताएं। ए बी सी और टोटल। इसकी डिविजिबल इनकम वो होती है जो बांटनी होती है, या वो हमेशा ये वाली होगी टैक्सेबल इनकम जो है, ये वाली 4175। इसमें याद रखिएगा सेपरेट ब्लॉक और फाइनल टैक्स वगैरह नहीं पड़े होते, नहीं पड़े होते सेपरेट ब्लॉक और फाइनल टैक्स, सिर्फ इसकी ये वाली इनकम होती है जो टैक्सेबल इनकम नहीं होती जिसपे रेट लगाते हैं जाके, वो वाली 4175। नेक्स्ट, कमीशन अवार्ड, और कमीशन कितना है ए का, अवार्ड बी का,
और वो जो लोन वगैरह रीपेमेंट पर्सनल जो उसका पर्सनल बेनिफिट, अब क्या करना है याद हो किसी को? इसमें से ये तीनों माइनस करने हैं, करें। यहां तक कर ले नोट एक दो। पढ़ाई कर रहे हो ज्यादा, थक जाते हो? हाँ जी, प्रॉफिट बैलेंसिंग 3120 3120 को कर दें कितने बड़ा कितने पता नहीं, 5 3 1560। बस इनका छोड़े परे, बी और सी का घर जाके 4 डालिएगा, लसूड़ेगा। इसका करें 1560 जमा 290 1850। चलें जी, अब किसका ना मेरिकल, मिस्टर ए का। इसकी जाती इनकम कितनी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस 6 लाख, और इसकी वो वाली इनकम, इसकी कोई डिविडेंड इनकम होगी वो इधर आ जाएगी, कैपिटल गेन इधर इसी तरह जी। बस ये इसकी टैक्सेबल इनकम है कितनी, 6 लाख। एड शेयर फ्रॉम एओपी कितना जी, 185। अब कौन सी टैक्सेबल इनकम आ गई, फॉर रेट पर्पस, टू 4 5 टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। अब टैक्स इस पे भी निकाल दीजिएगा इधर करके, याद है, और एक्चुअल टैक्स इधर करके, ज्यादा वाली इनकम और कम वाली इनकम पे। कम वाली इनकम कौन सी है, ये, और ये क्या है, ज्यादा वाली। याद आ रहा है आगे सारा? अगर नहीं याद आ रहा तो नो प्रॉब्लम, वो रिवाइज करेंगे, आपके चैप्टर में याद आ जाएगा। इट्स ओवर नाउ। ओके अच्छा भाई, आज वाले नोट्स निकालें। ये जरा बॉटम से शुरू करें। रूल्स, अच्छा जहां तक सेल्स टैक्स है ना, सेल्स टैक्स, बस ये कुछ बातें हल्की फुल्की सुन के 5-7 मिनट पे ब्रेक लेते हैं। जहां तक
सेल्स टैक्स है ना, तो सेल्स टैक्स का एक्ट है वो है चैप्टर नंबर 22 मेरे ख्याल से, और सेल्स टैक्स रूल्स का पूरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 23। तो कभी सवाल आते हैं सेल्स टैक्स एक्ट की रोशनी में, सेल्स टैक्स रूल्स की रोशनी में, तो सेल्स टैक्स एक्ट चैप्टर 22 है, सेल्स टैक्स रूल्स चैप्टर 23 है। इसी तरह इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में भी रूल्स है। जैसे पेज 31 पे घर जाके खोलिएगा, आपको रूल 14 मिलेगा रेजिडेंट का। इसमें एक सेक्शन होगा जिसमें लिखा होगा 183 डेज, वो होगा सेक्शन। सेक्शन होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। मैंने आपको बताया था एक है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और एक आए थे इनकम टैक्स के रूल्स, वो रूल्स आए थे 2002 में। तो इनकम टैक्स के रूल्स की रोशनी में अगर कभी जवाब देना हो तो रेजिडेंट की जाके खोल के देखिएगा, आने और जाने का दिन पूरा काउंट करेंगे। अगर दो मुल्कों के दरमियान ट्रांजिट है उसे काउंट नहीं करेंगे। तो ये चीजें रूल्स में लिखी हैं। अब पूरी किताब में अगर आप देखेंगे सिर्फ आपको 3-4 जगह पे इनकम टैक्स के रूल्स मिलेंगे। तो अगर किसी पेपर में इस तरह सवाल आ जाए ना, सेक्शन का अलग और रूल का अलग, तो ये 3-4 जगह देख लीजिएगा। अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक सेक्शन है, एग्रीकल्चर है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। इन तीनों के आपको सेक्शन रूल, सेक्शन रूल, सेक्शन रूल, सेक्शन रूल अलग अलग मिलेंगे। क्लियर? पढ़ा हुआ है सब कुछ। एक चीज बतानी थी कि जिस तरह सेल्स टैक्स में पूरा चैप्टर है ना रूल्स का, तो इसमें पूरा चैप्टर नहीं है। पूरे इनकम टैक्स में गालिबन आपको इन 4 जगहों पे सेक्शन और रूल अलग अलग मिलेगा। क्लियर? तो वो सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के देख लीजिएगा, सेक्शन पूछ रहे, रूल पूछ रहे। अच्छा ये तरह निकालें चैप्टर 25, क्वेश्चन 22 और 28 आपको होमवर्क होगा। सर ये डिस्कस करने के लिए अलग क्लासें होंगी? हाँ ये अक्टूबर में होंगी। हद होगी, बस कर लीजिएगा बस चैप्टर 22 और 28। नहीं ये होमवर्क दे तो दिया आपने, डिस्कस कब होगा फिर भी? चैप्टर नंबर कौन सा? 25, क्वेश्चन नंबर 22 और 28। यार ये क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा एंजॉय करेंगे। ये 4 लोगों का है, 4 लोगों के अलग अलग, छोटा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें सॉल्यूशन बनाते हुए ना मैंने 4 कॉलम बना दिए हैं। 4 कॉलम जरा कंफ्यूजिंग है। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सॉल्यूशन 4 पेजेस पे कीजिएगा। मिस्टर ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग। और डाटा आसान सा है। परचेजेस इसकी रजिस्टर्ड की हैं सिर्फ, सेल इसकी 3 किस्म की है। ये जो शहजादा है हमारा सी, इसकी सारी ही परचेजेस अनरजिस्टर्ड हैं, तो इस बेचारे का इनपुट होना ही नहीं, इसका इनपुट है ही नहीं, खाली आउटपुट आउटपुट से खेलिएगा। तो 4 सफ़ों पे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा इंस्टेड ऑफ ए बी सी डी कॉलम डाल के, तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा सवाल ये। अच्छा अगला कौन सा सवाल है? इस तरह का सवाल एक हमने किया था ना यार, हद होगी। ताहा और वो पता नहीं कौन सा वाला, 24 था ना ताहा, एक सवाल इसमें मैंने किया था। हाँ अगला कौन सा सवाल मैंने कहा? हाँ यार ये क्या अजीब सा सवाल है, बच्चे पूछ रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड में आया है ये, वो हद हो क्या, क्या है इस सवाल में? पढ़ें जी पहली लाइन, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस 20% ऑफ दीज वर रिटर्न्ड। तो बताएं क्या करेंगे? 2 ऑप्शन हैं, दोनों बता दें, दोनों में जैसे मर्जी कर लेंगे, सही है। या तो 320 में से माइनस कर दें 20%, ये भी एक्सेप्टेबल है। कि या तो एक तरीका ये हो ना कि 320 को डालिएगा परचेज में और 320 का 20% डालिएगा परचेज रिटर्न में, ये भी तरीका ठीक है। दूसरा तरीका 320 का पहले ही 80% ले लें, अगर ये बात हजम नहीं हुई तो 320 माइनस 20% ऑफ 320 जो उस पर 17% लगा दीजिए। ये परचेज है, इस पर 17 लग जाएगा, ये परचेज क्रॉस हो जाएगी, ये भी क्रॉस हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग 60% are used in factory and 40% in office building. Biogen electrically and sanitary fitting 60% used in factory and 40% used in office building. 60% used in factory and 40% in office building. 60% used in factory and 40% in office building. सब डेड है। रीजन इज कि सिर्फ मशीन का इनपुट माइनस करने की जरूरत है, सिर्फ मशीन का इनपुट माइनस करने की जरूरत है।
तो आपको पता था फैक्ट्री में चीज़ें हों, ऑफिस में, एडमिन ऑफिस में चीज़ें यूज़ हों, इनपुट डेड हो जाते हैं, सिर्फ मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कैश ये दो चीज़ें जिनका इनपुट माइनस करने की इजाज़त है। बाकी प्लांट आ रहा था, प्लांट पे नॉर्मल आपने 17 अच्छा जी सॉरी थोड़ा शायद मसला हुआ ऑनलाइन वालों को। तो हम यहाँ पहुँचे थे जी इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स। तो इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स तो माइनस करने की इजाज़त है सारी की सारी, क्योंकि हमने पढ़ा था जो अनारकली बाजी हैं उधर हमने ये पढ़ा था चैप्टर 22 के अंदर कि इलेक्ट्रिकली एंड सैनिटरी फिटिंग्स चाहे आपकी यूज़ हों एडमिन ऑफिस में, किधर है ऊपर लेके जाना है आपने, ठीक है, चाहे फैक्ट्री के अंदर यूज हो इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स, चाहे एडमिन ऑफिस के अंदर यूज हो, सारी डेड हो जाएंगी। अच्छा जी आगे इसके बाद सेल आ रही है, सेल में से 10% सेल रिटर्न है, एक्सपोर्ट है। ये जो आखिरी था ना, अगर आप किसी ने पूछना भी था ना तो शर्मा के सिर्फ ये पॉइंट पूछने वाला बनता था, बाकी पॉइंट्स पूछने वाले नहीं बनते थे। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसमें से 60% फैक्ट्री का है, बाकी ऑफिस बिल्डिंग है। यार ये तो बिल है, मेरे ख्याल से 60% रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। ये बिल है, ये 60% रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि बिल तो आपको पता है कि फैक्ट्री में चलेगा ही, और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट हम माइनस करते होते थे, तो ऑफिस बिल्डिंग का ना माइनस करें तो यही बेहतर है। वैसे आई कैप मैं देख रहा था उसने सोल्यूशन में पूरा ही माइनस कर दिया हुआ है, 60-40 नहीं किया उसने, ऑफिस बिल्डिंग वाला भी माइनस कर दिया हुआ है। लेकिन बज़ाहिर लोगों की राय है कि ऑफिस बिल्डिंग वाला माइनस नहीं होना चाहिए बिजली का बिल, और बिजली का बिल सिर्फ कौन सा माइनस होना चाहिए, फैक्ट्री वाला। तो बस ये था जी। तो किधर है ये देख लो यार, छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म करें ताकि हमारे जहन में वो बस एक न्यूमेरिकल अब और करना है। किधर है बस लेक्चर नोट्स, इधर 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 किधर है, 109 ऊपर। ये हो गया जी चैप्टर 25 में। चैप्टर 19 में आ जाए, क्वेश्चन 23 का 4 और क्वेश्चन 22 चैप्टर 19 में। कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में है, क्वेश्चन 22 और 20 नहीं 22 का कोई पॉइंट मैंने लिखा भी हुआ है। ओहो तो 23 का पॉइंट 4। यार ये किया हुआ है हमने सवाल में कभी, एन ऑप्शन वाज ग्रांटेड टू बदर मामू पीएलसी। ये तरह कोई ना नज़र मारे इस तरह की एडजस्टमेंट हमने क्लास में की हुई है या नहीं की हुई। तो अगर आपने नहीं की हुई ना तो फिर ये मुझे याद कराइएगा, एम्प्लॉय शेयर स्कीम की ये वाली एडजस्टमेंट आपको करवा दूंगा, थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। तो ये ज़रा कोई नज़र मार ले क्लास के जो ब्रेक में देने लगा उसमें, सैलरी के चैप्टर में जाकर नज़र मार ले या इधर उधर कि ये एडजस्टमेंट हमने की हुई या नहीं की हुई। अच्छा होमवर्क में कौन सा सवाल है, क्वेश्चन 22। यार ये ज़रा मुझे बताएं क्वेश्चन 22 में, सैलरी डीएनएस अलाउंस कन्वेंस अलाउंस प्रोविडेंट फंड रीइंबर्समेंट वजाहत रिसीव नेट डिविडेंड ऑफ इतने फ्रॉम बीई अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये तो फाइनल टैक्स रिजीम में चला जाएगा, टैक्स टुक्स पे कटा है, ज़कात भी कटी है, सारी कैलकुलेशंस हमने की हुई हैं। ही आल्सो रिसीव 65,000 फ्रॉम अ कंपनी इन यूएई। यार ये सुन लें कि डिविडेंड अगर फॉरेन सोर्स होगा ना तो ये नॉर्मल रिजीम में जाएगा, और किस हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इस पे अगर टैक्स कटा होता, इस पे टैक्स नहीं कटा बाहर के मुल्क में, अगर इस पे टैक्स कटा होता तो बाहर के टैक्स पे टैक्स माफ होता है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है लोअर ऑफ करके, लेकिन इस पे टैक्स कटा ही नहीं। तो लिख लिया आप लोगों ने, डिविडेंड अगर फॉरेन सोर्स इनकम होगा तो नॉर्मल रिजीम में जाएगा, अदर सोर्स में। बाकी यार एक बात और ऐसी जहन में आ गई, बस हम रिकॉर्डिंग खत्म करने लगे। यार ये जो पेंशन होती है ना, पेंशन, इसको दोनों तरीके से ना अलग अलग समझें। एक होता है पेंशन मिलना, वो मिलती है एम्प्लॉयर से, वो फिर देखना पड़ता है कि अगर आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं तो रिटायरमेंट के बाद जो आपको पेंशन मिल रही है वो माफ है।
ठीक है, वो पेंशन आपको माफ है। समझ आ रही है बात? जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। पेंशन को मैं 3 एतबार से आपको समझाने लगा हूं, पेंशन के लफ्ज को 3 एतबार से आपको समझाने लगा हूं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली पेंशन 2 एतबार से समझें। आप रिटायर हो गए, आपके घर पेंशन आ रही है। मैंने कहा था अगर आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है और आपने उसी एम्प्लॉयर के पास दोबारा काम शुरू नहीं कर दिया तो पेंशन आपकी क्या है? माफ है। एक कभी लफ्ज आ जाता है पेपर में, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड, उसको मैंने कहा था इग्नोर करने। ये एम्प्लॉयर आपके लिए पेटी में पेंशन रख रहे ताकि जब आपकी शादी हो तो जहेज के तौर पे आपको पेंशन दी जाए, यानी जब आप रिटायर हो जाए तो आपको जाते हुए पेंशन दी जाए। तो पेपर में 2 तरीके से पेंशन आ सकती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली। एक लफ्ज क्या आ सकता है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड पेंशन इन पेंशन फंड। इसका क्या मतलब होगा? आपको पेंशन मिल रही है जो एम्प्लॉयर अलग करके रख रहा है, इसे पेपर में आपने इग्नोर करना है क्योंकि आपको मिली नहीं अभी। और दूसरा सवाल क्या आ सकता है? यू रिसीव्ड पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर। इसको फिर आपने क्या करना है? एग्जेम्प्ट। अगर पेंशन मिल रही है और आप सिटीजन है पाकिस्तान, एक वो पेंशन है जो आप अपनी जमा कराते हैं, उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ताल्लुक नहीं है, उस पर आपको टैक्स माफ होता है। उस पेंशन का नाम पेंशन नहीं लिखा होगा, उसका वॉलंटरी पेंशन नाम लिखा होगा। वजाहत कॉन्ट्रीब्यूटेड, इज इट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन? नहीं 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 नहीं, ये सैलरी के चैप्टर वाली चीज ही नहीं है। वजाहत कॉन्ट्रीब्यूटेड पेंशन फंड में पैसे अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल, ये तो आपको याद है, इस पर टैक्स क्रेडिट मिलता है। ये कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी होती है? ये एम्प्लॉय की होती है। और ये एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास जमा करा रहा होता है या हुकूमत के खजाने में जमा करा रहे हैं? हुकूमत के खजाने में। इस पेंशन पे क्या माफ होता है? टैक्स माफ होता है। डन होगी। इसी तरह आज एक सवाल में हमने इंटरेस्ट इनकम फेस पे ऐड किया, अभी न्यूमेरिकल में एक सवाल में इंटरेस्ट इनकम हमने फेस पे ऐड किया है क्योंकि उसमें लिखा हुआ था प्रॉफिट ऑन डेट अर्न्ड, और एक सवाल सुबह वाले में हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया है क्योंकि लिखा होता एडी में हमने लोन लिया, बाहर के मुल्क इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट पे किया जा रहा हो तो खर्चे में आएगा और इंटरेस्ट कमाया जा रहा हो तो इनकम में आएगा। तो पेंशन डिपेंड करती है कौन सी वाली है। अगर पेंशन जो है वो आपको एम्प्लॉयर दे रहा है रिटायरमेंट के बाद, वो तो एग्जेम्प्ट है अगर आप सिटीजन है। और अगर पेंशन एम्प्लॉयर दे नहीं रहा, आपके लिए कंट्रीब्यूट करके फंड में खुद अलग करके रख रहे हैं, अपने किसी फंड में, हुकूमत के फंड में नहीं, तो उसको भी इग्नोर करना है क्योंकि अभी आपको। और अगर पेपर में आ जाए यू योरसेल्फ कंट्रीब्यूटेड इन पेंशन फंड, तो अच्छा इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। अगर एम्प्लॉयर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा है तो वो मैंने कहा था अगर एज पर टर्म्स है तो ये हॉस्पिटलाइजेशन है, वो माफ है। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो वो टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था, आपको टैक्स माफ होगा। खुल रहा है दिमाग? ठीक है, ज्यादा ना खुल जाए, बंद करो यार, पार्ट बी थोड़ी देर में शुरू करते हैं।